अच्छा इधर देखो, अपना ब्रेक से पहले जो है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई खत्म हो गया था। टाइम ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ना है? टू डिटरमाइन क्या? टू डिटरमाइन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। टू डिटरमाइन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अच्छा, गुड्स का एफसीएम का रूल याद है आपको? भाई कलश, गुड्स का एफसीएम का रूल बोलो। और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कहां से आएगा? अंडर सेक्शन 31 लिखा है, ठीक है। प्रीत मेरे को बोलना सर्विस का एफसीएम। अगर वैलिड रहेगा तो फिर आईपी, अगर इनवैलिड रहेगा तो सीपी। ठीक है, आईपीसीपी वाला रूल है। अच्छा फिर मीत मेरे को बोलना गुड्स का आरसीएम। ठीक है। और मेरे को बोलना कृषा सर्विस का आरसीएम। जनरल जनरल, हाँ बोलो। ठीक है, उसके बाद सर्विस का दूसरा आरसीएम बोलो श्रिया। उसका क्या रूल है? पेमेंट मेड और डेट ऑफ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, ठीक है। गुड्स का एफसीएम ये हो गया, सर्विस का एफसीएम, गुड्स का आरसीएम, सर्विस का आरसीएम ये हो गया। अच्छा उसके बाद मेरे को बोलना, हाँ 4 कॉमन पॉइंट। आंचल पहला वाला कॉमन पॉइंट बोलो, आंचल ना क्या रूल है वो? और 1000 से ज्यादा है तो ठीक है। उसके बाद मेरे को बोलना दूसरा कॉमन पॉइंट कौन सा था? वाउचर, वाउचर बोलो श्रिया। और नॉट आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर, ठीक है। उसके बाद यार प्लीज आवाज मत करो। अच्छा फिर मेरे को बोलना श्रेया के बाद अक्षता डेट ऑफ पेमेंट का क्या रूल है अक्षता? क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोलो अक्षता डेट ऑफ पेमेंट अभी तो करा था हमने। प्रांजलि, प्रांजलि ना बोलो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट विच एवर अर्लियर था, ठीक है। फिर उसके अलावा मेरे को बोलना और कौन सा रह गया? आईपीएल ना शायद। आईपीएल का रूल बोलो। डेट ऑफ रिसीट, भाई मैं उसको पूछ रहा था। खैर चलो, हमारा इसी के साथ टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, अपना इंट्रो हो गया, सप्लाई हो गया, लेवी हो गया, आरसीएम हो गया, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद हमारा कौन सा हो गया? कॉम्पोजिशन स्कीम, टैक्स इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई। और अब अपन वैल्यूएशन करने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से शायद तो खत्म हो जाना चाहिए, रह गया तो थोड़ा बहुत रह जाएगा। एक छोटा सा चैप्टर है 1.5-2 घंटे का, ठीक है। तो अपने पास 1.5-2 घंटे जितने तो हैं अभी भी। सुनो इधर, ठीक है। चैप्टर एक्चुअली 1 आवर का है, बट अपने को फिर भी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। सुनो तो इधर देखो, वैसे मेरे को बोलना अपने सिलेबस में कितने एक्ट हैं? अपने सिलेबस में कितने एक्ट हैं? 2। तो 35 क्यों बोल रहे हो? अच्छा ठीक है भाई जो लोग भी 35 बोल रहे हैं सुन लो, अपने सिलेबस में पूछ रहा हूं कितने एक्ट हैं? 2। कौन से कौन से? आई जीएसटी एक्ट 2017 और सी जीएसटी एक्ट 2017, है ना। अच्छा आई जीएसटी में सेक्शन 5 बोलो। लेवी सेक्शन 6 एग्जेम्पशन, सेक्शन 6 एग्जेम्पशन है। 7 इंटरसिट सप्लाई, 8 इंट्रासिट सप्लाई, 9 फिर से बोलो सेक्शन 5 आईजीएसटी, 6 7 8 और 9, ठीक है शर्मन। उसके बाद 10 11 12 13
प्लेस ऑफ सप्लाई है वो प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। सी जीएसटी में सेक्शन 7 सप्लाई 71A 71AA 71B 71C। सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई 9 लेवी 10 11 एग्जेम्पशन इधर 6 और उधर 11 एग्जेम्पशन है। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, गुड्स का एफसीएम, गुड्स का आरसीएम, इधर सुनो प्लीज, गुड्स का एफसीएम, गुड्स का आरसीएम, गुड्स का वाउचर, फिर गुड्स का एक्सेस पेमेंट, फिर गुड्स का आईपीएल, ये सबका सेक्शन 12। और 13 बोलो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस का एफसीएम, सर्विस का आरसीएम, फिर सर्विस के जितने भी बाकी रूल हैं, सर्विस का वाउचर, सब सेक्शन 13। अपन ने 12-13 में से कॉमन निकाल लिए, वाउचर ये सब दोनों में है, कुछ समझा? 12-13 बोलो। सेक्शन 12 कौन सा है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। और 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 14 नॉट इन सिलेबस, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स नॉट इन सिलेबस। 14 हमारे सिलेबस में नहीं है। बोलो 12-13 तक याद रहेंगी सबको। 12 क्या है और 13 क्या है? 14 सिलेबस नहीं है। 15 बोलो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वैल्यूएशन। 16 to 21, 16 to 21 ITC, 16 to 21, 22 to 30 रजिस्ट्रेशन, 22 to 30 बोलो ना प्लीज रजिस्ट्रेशन, 31 to 34 टैक्स इनवॉइस, 31 अरे क्या हूं 31 बोलो, 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 5, 7, 6 याद आया कुछ? 32 ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम अ कस्टमर। 33 अमाउंट ऑफ जीएसटी शैल बी शोन सेपरेटली ऑन द इनवॉइस। 34 क्या है वो? डेबिट नोट क्रेडिट नोट। 34 ठीक है। 35-36 हमारा नहीं हुआ है, 35-36 हमारा नहीं हुआ है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स पर बात होती है। 37 जीएसटीआर 1, 38 जीएसटीआर 2 भी नहीं हुआ। 39 3B, 40 नहीं हुआ, 41, 42, 43 नहीं हुआ, 44 9 और 9 है दोनों, 45, 46, 47, 47 लेट फीस नहीं हुआ, ठीक है। 48 पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। रिटर्न्स, रिटर्न्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टैक्स इनवॉइस। फिर 49 एंड 50 पेमेंट ऑफ टैक्स, 49 एंड 50 पेमेंट ऑफ टैक्स, जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन खत्म करने के बाद। 51 टीडीएस, 52 टीसीएस, इको पे करेगा भाई। देखो बस इतनी सेक्शंस हैं। बोलो इतनी याद रहेंगी आपको? देखा तुमने इसको ध्यान से? ठीक है। अब फिर से बोलना, आईजीएसटी में सेक्शन 5, थोड़ा स्पीड में बोलो। सेक्शन 5 आईजीएसटी लवी। सेक्शन 6 7 8 9 10 11 12 13 क्या बोल रहे हो भाई? कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है ना, ठीक है। फिर सीजीएसटी में सेक्शन 7 सप्लाई, 8 कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, 9 लेवी, 10 कॉम्पोजिशन स्कीम, 11 एग्जेम्पशन, 12 अभी चैप्टर हुआ था। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 13, 14 नॉट इन सिलेबस, 14 नहीं है। 15 वैल्यूएशन, 16 to 21 आईटीसी, 22 to 30 22 पर टर्नओवर बेस, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 22 to 30 रजिस्ट्रेशन, 31 to 34 उसमें 31, 32, 33, 34 हो गया। 35, 36 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, 37 to 48 रिटर्न्स, 49, 50 पेमेंट ऑफ टैक्स और 51, 52 ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं?
ठीक है शर्मन, कल मिलते हैं शर्मन। अच्छा इधर देखो, शर्मन जा रहा है, सुनो इधर देखो तुम लोग, अपनी क्या बात चल रही थी इसके पहले? वैल्यूएशन, ए वैल्यू ऑफ सप्लाई। काश मैं भी ऐसा बोल सकता कि मैं जा रहा हूं। अच्छा वैल्यू ऑफ सप्लाई, सुनो स्टार्ट करें। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसकी सेक्शन बोलो। 15 ऑफ विच एक्ट? कुछ बोला नहीं तो बाय डिफॉल्ट सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 15। अब है ना, इधर देखना, दो कंडीशन है जो फुलफिल करनी है। मैं लिख नहीं रहा हूं, चले रहा। ये देखो सेक्शन 15 वैल्यूएशन वैल्यू, दो कंडीशन है। अगर वो दो कंडीशन फुलफिल होती है, दो कंडीशन पढ़ो क्या है? सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड होने चाहिए या नहीं? एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दो कंडीशन होती हैं, देन वैल्यू शैल बी डिटरमाइन अंडर सेक्शन। अगर दोनों में से कोई एक नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ, अदरवाइज वैल्यू शैल बी डिटरमाइन एज पर रूल्स। हमारे सिलेबस में नहीं, और रूल्स कितने ढेर सारे हैं, 20-25 रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल में बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटर के लिए बोलो, अपने लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट बोलो छोटा सा चैप्टर है। खाली एक फॉर्मेट है, टीवी प्लस टीयूएसआई माइनस डिस्काउंट, खत्म। और टीवी प्लस टीयूएसआई माइनस डिस्काउंट मतलब क्या? ये देखो, ये रहा, एक पेज में मैंने लिख दिया है, खत्म, ठीक है। टीवी मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू, फिर दिख रहा है TOSI, और माइनस बोलो, बस चैप्टर खत्म। कुछ समझ अरे यार मैं भगा नहीं रहा हूं, मेरे पर यकीन करो। बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई कहां वैल्यू कहां से निकालोगे? या तो सेक्शन 15 से, या तो रूल्स से, या तो सेक्शन 15 से, या तो अपने सिलेबस पे कौन सा है? सेक्शन 15 रूल्स वाला बोलो हमारे सिलेबस में, वो किधर है? फाइनल में, ठीक है। तो फिलहाल तो बोलो अपन सेक्शन 15 पढ़ते हैं। बोलो पहली कंडीशन, सेलर एंड बायर, सप्लायर एंड रेसिपिएंट रिलेटेड या अनरिलेटेड? डेफिनेटली अगर रिलेटेड होंगे ना, अगर दोनों लोग रिलेटेड होंगे ना, तो प्राइस विल बी इन्फ्लुएंस्ड। अगर दोनों लोग अगर कोई चाहे साथ साथ लिखना तो लिख सकता है, आप जो भी चैप्टर चल रहे हैं, अगर कोई चाहे तो साथ साथ, पर तुम सुनते रहना अटेंशन से, क्योंकि एक एक पॉइंट पर अपन लंबा चौड़ा चलता है, तब तक तो कोई बंदा लिख लेगा ये सब, ठीक है। तो अगर किसी को लिखना तो लिख सकते हो, जितने भी चैप्टर है साथ साथ। नहीं लिखना तो आराम से बैठो, तुम मजे करो, एसी का हवा आ रहा है, सुनते रहना। मेरे को बोलो सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि रिलेटेड होगा तो प्राइस विल बी इन्फ्लुएंस्ड, करेक्ट ना। मेरे को बोलो, मान लो मेरी कुर्ती की दुकान है, सुनो इधर देखो प्लीज, और मेरी दुकान पर मान लो कलश और ये प्रीत आया, प्लीज बोलो ये लोग कुछ गुड्स खरीदना है, मेरी कुर्ती की दुकान है, ये लोग कुर्ती खरीदना है। मेरे को बोलो प्रीत कुर्ती खरीदना है, बोलो फ्रेंड है मेरा, सॉरी फ्रेंड नहीं है, ऐसे ही मान लो कोई कस्टमर आ गया, यार फ्रेंड नहीं है, ऐसी कोई कस्टमर आ गया, बोलो क्या प्राइस विल बी इन्फ्लुएंस? नहीं, मैं उसको कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूं, मार्केट प्राइस पर बेचूंगा। लेकिन मान लो कुर्ती की दुकान है, और मान लो मेरी बहन आ गई, ठीक है, मान लो श्रेया ये लोग आ गए अपनी दुकान पर कुर्ती खरीदे। अब बोलो नाउ प्राइस विल बी इन्फ्लुएंस्ड, है ना, हम लोग उनको डिस्काउंट दे देंगे। कुछ समझ में आ रहा है? तो मेरे को बोलना रिलेटेड होना चाहिए नहीं। अगर रिलेटेड है तो प्राइस इन्फ्लुएंस है, तो जीएसटी के लिए फिर वैल्यू कहां से निकालेंगे? रूल्स, अंडरस्टूड। फिर अपन रूल्स अप्लाई करेंगे, कोई डाउट है? अंडरस्टूड। दूसरा कंडीशन बोलो, प्राइस इज द सोल का स्पेलिंग देखो भाई प्रीत, सोल का स्पेलिंग क्या है? सोल यहां क्या होगा? ओनली, ठीक है ना। ए सोल का यहां पर मीनिंग क्या है? ओनली। प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन। प्राइस मतलब पैसा। मेरे को बोलना, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, हमने उसको टीवी बेचा, वो अपने को नया टीवी बेचा, ऑफर चल रही है, वो पुरानी टीवी देकर गया, बोलो क्या प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन? दूसरा, हमने उसको नया टीवी दिया और वो अपने को पुराना टीवी, ओल्ड टीवी प्लस थोड़े पैसे देकर गया, बोलो प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन? नहीं। लेकिन हमने उसको नया टीवी दिया और वो हमको पैसा देकर गया, खाली पैसा, एंड इवन ये दोनों रिलेटेड भी नहीं है, अनरिलेटेड, अनरिलेटेड, बोलो क्या प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन? और क्या ये दोनों अनरिलेटेड हैं? वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। ऊपर वाले में बोलो वैल्यू, रूल्स। क्यों रूल्स? क्योंकि प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, इधर नहीं है,
कुछ समझ में आया? इसका मतलब बोलो बार्टर और एक्सचेंज में बोलो वैल्यू ऐसे नहीं आएगी भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन बोलो सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, एंड दूसरा बोलो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अगर ये दो कंडीशन होती है तो वैल्यू शैल बी डिटरमाइन अंडर सेक्शन 15 और अदरवाइज रूल्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तुमको ये बेसिक आइडिया आ गया है, ठीक है? अब बोलो वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं अंडर सेक्शन 15, और वैल्यू क्या है? टीवी प्लस TOSI माइनस डिस्काउंट, बस। और जो आएगा वो तुम्हारा वैल्यू अंडर सेक्शन 15। कुछ समझ में आया? जो आएगा वो बोलो हमारा क्या होगा? वैल्यू अंडर सेक्शन 15। बोलो क्या होगी? टीवी प्लस TOSI माइनस डिस्काउंट। स्टार्ट करें उसका फॉर्मेट पढ़ना। बोलो हेडिंग क्या दिया है? कंप्यूटेशन लिखा है भाई। इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, किधर भी कैलकुलेशन नहीं लिखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, हम कंप्यूटेशन वर्ड याद करते हैं, सॉरी याद रखते हैं, है ना? मेरे को बोलना कंप्यूटेशन लिखना, कभी कैलकुलेशन मत लिख के आना भाई, ठीक है? कंप्यूटेशन ऑफ बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई, बोलो फॉर्मेट बोलो क्या था? टीवी प्लस TOSI माइनस डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला बोलो टीवी मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब ट्रांजैक्शन की वैल्यू। ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन मतलब पूछ रहा हूं, खाली ट्रांजैक्शन। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। याद आया? 11th याद करो, क्लास 11 अपने को स्टार्टिंग में फर्स्ट डे पर सिखाया जाता है ट्रांजैक्शन, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर, क्रेडिटर, है ना? अपने को तो उस टाइम पर वो भी बड़ा, मुझे तो वो भी कंफ्यूजिंग लगता था, डेटर क्रेडिटर भी नहीं। हाँ ठीक है, इधर होशियारी मारो बस तुम। हाँ बोल देती, क्या फर्क पड़ता है ना? हाँ बोलो फटाफट, कंफ्यूजिंग लगता था अपने सबको। तो मेरे को बोलो खैर जो भी है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, डेफिनेशन होती है ट्रांजैक्शन की, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ फॉर मनी और मनी इज वर्थ। अगर आपको याद आता हो ऐसा डेफिनेशन हुआ करता था, मतलब किसी को गुड्स और सर्विस देना और सामने वाला मनी या मनी इज वर्थ देगा, ठीक है? तो मेरे को बोलना एक बंदा दूसरे बंदे को गुड्स और सर्विस दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है मालूम है? ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है। और इस ट्रांजैक्शन के लिए सामने वाला जो भी पैसा देगा ना, वो हो गई हमारी ट्रांजैक्शन की वैल्यू। ये समझ में आता है? बोलो ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या? बोलो सामने वाला जो ट्रांजैक्शन, जो गुड्स और सर्विस के लिए पैसा सामने वाला देगा, दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू। दैट इज बोलो मनी, प्राइस, अमाउंट, जो भी बोलना है, पेड और पेएबल बाय द, या फिर रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द, है ना? तो देखो इन लोगों ने उसको वही डिफाइन किया है, वो ब्लैक में लिखा है, वो उसका डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन वैल्यू का, उसका भी डेफिनेशन है जीएसटी के लॉ में। बोलो क्या डिफाइंड है? प्राइस, पेड और पेएबल बाय द। इन शॉर्ट क्या मैं बोल दूं, सामने वाला जो पैसा दे रहा है दैट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू उस ट्रांजैक्शन के लिए। कोई डाउट इस पर? ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहां से स्टार्ट करो, सामने वाला जो दे रहा है या देने वाला है, 1 लाख रुपया फीस है, तो बोलो 1 लाख रुपया माइनस, अगर तुमको डिस्काउंट देने वाले हैं तो डिस्काउंट लेस कर दो बाद में, बट बोलो फीस तो एक्चुअली में 1 लाख थी। ट्रांजैक्शन वैल्यू समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट आगे बोलो ऐड TOSI, टी बोलो टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, एक्सक्लूडिंग बोलो। आप चाहे उसको टैक्स बुलाओ, आप चाहे ड्यूटी बुलाओ, आप चाहे सेस बुलाओ, आप चाहे फीस बुलाओ, जो नाम से बुलाना है बुलाओ, लेकिन किसको छोड़ के? जीएसटी एंड जीएसटी सेस को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग जीएसटी सेस, है ना? ठीक है, मेरे को बोलना, एक क्वेश्चन है आपसे, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैन्युफैक्चरर, और हम लोग टॉबैको मैन्युफैक्चर करते हैं, मेरी सेल प्राइस है 1000 रुपया, कौन सा टैक्स लगता है इस पर टॉबैको के ऊपर? सेस पर आ गया डायरेक्ट। ईडी और ईडी एंड जीएसटी लगता है इस पर, इस पर ईडी लगता है 10% और मान लो जीएसटी भी लगता है 10%, ठीक है? मेरे को बोलो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी इधर? 1000, जो टॉबैको का प्राइस है, बोलो प्राइस पेएबल 1000 रुपीज, प्लस क्या प्लस करना है? सबसे पहला फॉर्मेट बोलो यार, फॉर्मेट, टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, जो नाम से बुलाना है बुलाओ, किसको छोड़ के?
जीएसटी नहीं तो बचा क्या? बोलो कौन सा टैक्स बचा? तो मतलब पहले हमेशा बाकी के टैक्सेस ऐड करने हैं। ईडी बोलो कितना है? 100 रुपया। टोटल बोलो 1100 रुपया। अब बोलो मेरे को जीएसटी निकालना है। बोलो जीएसटी के लिए वैल्यू क्या लो? 1000, 100 या 1100? क्यों 1100? टीवी प्लस टी वैल्यू, बाकी ओएसआई वो सब तो अभी है ही भी नहीं हमारे पास। कुछ समझ में आया? और बोलो इस एग्जांपल में आपका जीएसटी कितना आएगा? 110। तुम्हारी प्राइस क्या बनेगी? 1210। आपको ये बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? बोलो टॉबैको बेच रहा हूं, प्राइस क्या होगी मेरी? ईडी 10%, जीएसटी 10%। अंडरस्टूड? इधर वैल्यू क्या बन गई ये? अच्छा ये किसका एग्जाम्पल था? टीवी प्लस टी। अभी तक तो टी तक ही ऐड हुआ है। कोई डाउट है इस पर? ये 110 कैसे आया? 10% ऑफ 1100। तो 1100 कैसे आया? एक सेकेंड, ये 10% ऑन 1100 है। 1100 कैसे आया? 1000 प्लस 100। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस 10% इज ऑन दिस टू? बोलो 1000 का 10% बोलो 100, और 100 का 10% बोलो 10, और ये 10% देखो यही तो है 110। अग्री करते हो आप? कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो मेरे को बोलो ये 110 रुपया है क्या मालूम है? 100 प्लस 10। 100 किधर से? इधर का। ये 10 किधर से? इसका। अग्री करते हो? बोलो 100 रुपीज किसके ऊपर कैलकुलेट किया है? वैल्यू या ईडी? वैल्यू 1000 का 10%। ये 10 रुपीज किस पर कैलकुलेट किया है? वैल्यू या ईडी के ऊपर। मतलब ये है क्या? जीएसटी। अरे 110 रुपया जीएसटी है, मतलब ये 10 रुपया जीएसटी है। 100 रुपीज भी जीएसटी है। मैं फिर से बोलता हूं, क्या ये 110 रुपया जीएसटी है? 110 को मैंने 100 प्लस 10 लिखा। क्यों ऐसे लिखा? ये 100 रुपीज का जीएसटी किस पर कैलकुलेट किया है? वैल्यू। और ये 10 रुपए का जीएसटी किस पर कैलकुलेट किया है? ईडी के ऊपर। क्या मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है ऑन एनी टैक्स? बोलो कौन सा वाला? 10 रुपया। कुछ समझ में आया? क्या मैंने टैक्स के ऊपर टैक्स निकाला है? और टैक्स के ऊपर टैक्स निकालने को क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। तुमको कास्केडिंग इफेक्ट समझ में आता है? कास्केडिंग इफेक्ट मतलब बोलो क्या? टैक्स के ऊपर टैक्स निकालना। जो पुरानी सिस्टम थी ना, पुरानी सिस्टम ईडी और वैट, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स, ईडी और वैट, ये जो पुरानी सिस्टम थी इसमें क्या होता था? मान लो एक बंदा है, वो गुड्स बेचता है किसी को, ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है, 1000 रुपए में बेच दिया, इस पर लगेगा बोलो एक्साइज ड्यूटी कितना? 10% देते हैं मान लो। बोलो 10% कितना आएगा? 100 रुपीज। कितना होगा? 1100। और बाद में क्या लगाते थे? वैट। सेम वैट भी किस पर लगता है? 110 बनता, 1210। वैट का लॉ भी सेम लिखा था, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, जैसे जीएसटी में लिखा है। कुछ समझ में आया आपको? अच्छा अब बोलो ये लोग क्या लेकर आने वाले थे? जीएसटी। लेकिन जीएसटी से पहले मेरे को बोलो दिक्कत क्या थी पुराने लॉ में? कास्केडिंग इफेक्ट। क्या कास्केडिंग इफेक्ट है? कितने रुपए का? 10 रुपए का। अंडरस्टूड? तुमको 10 रुपए समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से चेतो बोलता हूं, 110 कैसे आया? 1100 का 10%, और 1100 एक्चुअली में है क्या? 1000 प्लस 100। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10 रुपया है ना? 100 प्लस 10 110। बोलो यहां पर कास्केडिंग इफेक्ट कितने का है? 10 रुपए का। और ये रिमूव करना है। बोलो रिमूवल कैसे होगा? जीएसटी इंट्रोड्यूस करके, और ये लोग जीएसटी लेकर आए 1000 रुपया। अब बोला अब हम लगाएंगे सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, सेस इग्नोर कर दो। और बोलो जीएसटी किस पर लगेगा? मैं फिलहाल 10% ले रहा हूं क्योंकि वो दोनों 10% था। बोलो 10% क्या होगा? 100 कितना होगा? 1200। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या जीएसटी आने, अंडरस्टूड, जीएसटी आने की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया? अंडरस्टूड? कास्केडिंग इफेक्ट कंप्लीटली रिमूव हो गया या कुछ के ऊपर अभी भी लगेगा?
कुछ के ऊपर अभी भी है, कौन से वो 4, 1 2 3 4, कौन से 4 समझा टेबल में, जिस पर पुरानी सिस्टम है, या तो ईडी या तो वैट, उधर ही कास्केडिंग इफेक्ट रहेगा। कुछ समझा? ठीक है, मेरे को बोलना जीएसटी लाने का एडवांटेज नंबर 1, जीएस कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव करना। अच्छा, एडवांटेज नंबर 1 तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज नंबर 2, कॉस्ट कम हो जाएगी। बोलो कितना रुपया पड़ रहा है अब? 1200, पहले कितना पड़ रहा था? 1210। थोड़ी देर के लिए अगर पीछे 3-4 जीरो ऐड कर दो तो बोलो लाख, 1-8 लाख रुपए बच गया। अभी तो देखकर 10 रुपए लग रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई करूंगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा वो। तो बोलो अच्छा खासा सेविंग हो रहा है अक्रॉस इंडिया। सोचो 150 करोड़ लोग 10 रुपए बचा रहे हैं। बोलो वो 10 रुपए नहीं, वो हजारों करोड़ हो गए, और पैसा सेव होगा। तो बोलो परचेसिंग पावर पैरिटी, परचेसिंग पावर, कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तुम्हारा परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 रुपए सेविंग्स है तुम्हारे पास। कहीं और कुछ खरीदना चाहोगे, इन्वेस्ट करोगे, तुम और कुछ खरीदना चाहते हो तो मतलब बोलो बाकी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो बोलो इंडिया का जीडीपी बढ़ जाएगा। और दिस वाज द रीजन, ऐसा बोला जाता था कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, जो बढ़ी भी है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई डाउट यहां तक? कि तुमको ये कास्केडिंग इफेक्ट ये सब क्लियर है? ठीक है, मेरे को बोलना डीटी और आईडीटी, डीटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? नहीं, वो तो उसका नेचर ही वैसा है। डीटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डबल टैक्सेशन। और आईडीटी में बोलो कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, कास्केडिंग, केस्केडिंग, जो भी तुमको बोल रहा है, जनरली तो कास्केडिंग ही बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। और इसका सॉल्यूशन क्या है? जीएसटी, है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या है? डीटी डबल ए। अभी उस दिन भी बात हुई थी आपके बैच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, याद है? कोई कंफ्यूजन इन दोनों में? अंडरस्टूड? तो वापस आते हैं, बोलो फॉर्मेट बोलो। टीवी ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी सेस छोड़ के, बाकी इन शॉर्ट जीएसटी वाले टैक्स छोड़ के, है ना। कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर नेक्स्ट बोलो। ये हो गया टीवी, टी हो गया भाई, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट बोलो ओ, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। बोलो ऑब्लिगेशन किसका है? ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर। एक सेकेंड ना, तुमको टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, इन सब में से तो आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये वर्ड अपनी पहले भी शायद बात हो चुकी है एक बारी, है ना। इन सब में क्या फर्क होता है? सेस क्यों कलेक्ट होता है? जीएसटी में सेस बोला गया था, सेस नहीं मांगेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है, केएफसी बोला था, केरला फ्लड सेस, याद है? ड्यूटी, शायद किसी को याद हो, लेक्चर 1 या 2 में बोला था, स्टार्टिंग में बोला था बहुत। वो पता है 52 और 48 या 51-49% रेवेन्यू शेयरिंग होता है, याद है ऐसा कुछ शायद? ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो ओ, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी। किसकी लायबिलिटी है? सप्लायर की लायबिलिटी है, विच इज मेट बाय रेसिपिएंट। इधर देखना, मान लो अपना बिजनेस है मेहता केटरर्स, केटरिंग का बिजनेस है, और हमारे यहां मान लो मीत जो है उसकी शादी होने वाली है। ठीक है, मीत प्रीत जो भी है, इन लोग मतलब जो भी है इनकी शादी होने वाली है। सुनो इधर चुपचाप। अब मीत के फादर ने अपने को बोला कि 10 लाख रुपए, एक लौता बेटा है हमारा, 10 लाख रुपए का हमारा फिलहाल तो बजट है। ठीक है, मान लो मुलुंड में शादी करी है, 10 लाख का बजट बनाया है हमने, और जितने भी लाख रुपए का है। अब उन्होंने बोला 10 लाख, मैंने बोला ठीक है चलेगा। उन्होंने बोला हम खाली रिसेप्शन रखने वाले, कोर्ट मैरिज प्लान्ड है, ऐसे सब है, और रिसेप्शन ऐसा होना चाहिए, ऐसा खाना वाना ऐसे वैसे, चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन, फलान ढिकना सब टाइप के खाने होने चाहिए। मैंने बोला ठीक है हो जाएगा सर। और कह रहे हैं खाने के बाद आइसक्रीम और ये सब भी होना चाहिए, पान मसाला, पान वान जो भी होता है। सुनो ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है हो जाएगा सर। अब है ना, ये सब अपना केटरिंग सर्विस देना था अपने को, उसका 10 लाख रुपए का बात हुआ था। ठीक है, अब है ना, शादी के दिन सुबह को हमने फोन करा, मान लो ऋषभ को। ऋषभ का बिजनेस है ऋषभ आइसक्रीम, हाँ ऋषभ, ठीक है, ऋषभ आइसक्रीम, इसका आइसक्रीम का बिजनेस है, एक बहुत बड़ा होलसेलर है। और ऋषभ जो है ना वो अपना बचपन का दोस्त है, लेकिन उसका एक वर्ड है, अगर ऋषभ ने तुमको मना कर दिया ना आइसक्रीम नहीं मिलेगा तुमको, तो पूरे मुंबई में तुमको कोई आइसक्रीम नहीं बेचेगा। ठीक है, मान लो ऐसे ही। ठीक है, उसका एक वर्ड है,
तो मेरे को बोलो ऋषभ जो है अपना दोस्त है, हमने उसको बोला यार 1 लाख रुपए का आइसक्रीम भिजवा दे। कौन किसको क्या सेल करने वाला है? ऋषभ आइसक्रीम वाला। बोलो आइसक्रीम बेचेगा टू मेहता केटरर्स। ठीक है, मेरे को कितना पैसा देना है उसको? 1 लाख रुपया। मैंने ऋषभ को कॉल करा, बोला 1 लाख का आइसक्रीम भिजवा दे। ऋषभ कहता है सर अभी तो आप पहले का पुराना वाला पेमेंट मेरे को क्लियर करो, तुम्हारी सारी पेमेंट, तुम आज आइसक्रीम मंगवाते हो 3-4 महीने के बाद पेमेंट देते हो। वो तो शर्मा शर्मी में ऐसा था कि मैं मांग नहीं रहा था, लेकिन अब तो बहुत हो गया सर, आपकी हर टाइम का ये मगजमारी है, मैं आइसक्रीम नहीं देने वाला। अब मैंने बोला ऋषभ मेरे पास पैसे नहीं, तू दे पक्का, शाम को मैं पैसे दे दूंगा। ये मीत जो है उसके फादर ने वादा किया शाम को पेमेंट कर देंगे बाकी का। अब वो समझ नहीं रहा है और मेरे को बोलो मेरे पास पैसे है नहीं। वो कह रहा है नहीं सर मेरे को कुछ नहीं सुनना है, मेरे को अभी का अभी पैसा चाहिए। अब बोलो अपने पास पैसे है नहीं, तो हमने किसको कॉल करा? मीत के फादर को। उनको बोला सर देखो ऐसा ऐसा आइसक्रीम वाला है, वो नाटक कर रहा है, वो कह रहा है आइसक्रीम नहीं दूंगा। अब बोलो पहले तो जैसे आप फोन करोगे क्लाइंट भड़क जाएगा, ये क्या नाटक है तुम्हारा, ऐसा वैसा, अपनी क्या बात हुई थी? हमने बोला सोच लो आपका इकलौता बेटा, उसके शादी में आइसक्रीम नहीं रहेगा, है ना। मेरे को बोलो फाइनली उसके फादर कह रहे हैं ठीक है काम करो, आइसक्रीम वाले को बोलो वेन्यू पर आ जाए, मैं वेन्यू पर पहुंचता हूं, उसको बोलो आइसक्रीम अनलोड कर दे और मैं उसको 1 लाख रुपया दे दूंगा। कुछ समझा? एक्चुअली उसको देना किसको चाहिए था? मेहता केटरर्स को पेमेंट करना चाहिए, लेकिन मेरी बदले में ना मीत के फादर जो है बोलो वो पेमेंट कर रहे हैं इसको 1 लाख रुपए का। बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा भाई? 9 लाख ही मिलेगा। अंडरस्टूड? वैसे होना क्या चाहिए था मालूम है? मीत के फादर से अपने को कितना आना चाहिए था? 10 लाख, और हम उसको कितना देने चाहिए थे? 1 लाख। तो बोलो अल्टीमेटली मेरे हाथ में 9 लाख बचता और ऋषभ को 1 लाख मिलता। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहां तक? अब इस केस में क्या होता मालूम है? लोग क्या करने लग गए, जब वैट का लॉ था, वैट और सर्विस टैक्स का, तो लोग क्या करते, बोलते ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल बाय द रेसिपिएंट। प्राइस पेड कितना है या पेबल कितना है? 9 लाख, और बोलते हैं 9 लाख पर ही सर्विस टैक्स या वैट भरेंगे, 9 लाख के ऊपर ही सर्विस टैक्स भरेंगे। ठीक है, और इन लोगों को अच्छे से पता था जीएसटी में भी ये लोग ऐसे ही नाटक करेंगे। तो जो पुराने लॉ में अमेंडमेंट हुए थे ना, वो इन लोगों ने इधर इनकॉर्पोरेट कर दिया स्टार्टिंग से ही। और क्या बोल दिया? इफ ऑब्लिगेशन, बोलो ये किसका लायबिलिटी था? बोलो मेहता केटरर्स का लायबिलिटी था, विच इज पेड बाय मीत। अंडरस्टूड? ये ट्रांजैक्शन में मैं कौन हूं? अच्छा, ये ट्रांजैक्शन में ऋषभ कौन है? सप्लायर। मैं कौन हूं? इस ट्रांजैक्शन में मैं कौन हूं? और मीत कौन है? बोलो दिस वॉज ऑब्लिगेशन ऑफ बट मेट बाय, तुमको समझा ये पॉइंट? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट। और अल्टीमेटली बोलो इसको 1 लाख को भी ऐड कर दिया, क्योंकि तुम्हारा ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट तो 10 लाख ही था। लोग ऐसा सब करते थे, इसलिए इन लोगों ने ऐसे सब प्रोविजन बनाई है। तुमको समझा? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट। अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट बोलो, फॉर्मेट बोलो। पहला ट्रांजैक्शन वैल्यू, अब तो पूरा याद होना चाहिए ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू। फिर बोलो टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी सेस। फिर बोलो ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर। आई होप तुमको ये समझा होगा। ये मेरे को मेहता केटरर्स को आइसक्रीम का पैसे देना चाहिए था, लेकिन थर्ड पार्टी से मांगकर उसको दे रहे हैं, वो भी मैं नहीं दे रहा, वो डायरेक्टली दे रहा है। फिर भी बोलो मेरे इसमें ऐड हो जाएगा। कुछ समझा? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट। नेक्स्ट पढ़ो, सब्सिडी फ्रॉम, ऐड होगी कौन सी? गवर्नमेंट वाली या नॉन गवर्नमेंट वाली? क्या बोल रहे हो? नॉन गवर्नमेंट वाली, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, क्या हमारी पहले इस पर बात हुई है? कहां पर हुई है बात? बोलो राइट बोल रहे हो, सप्लाई चैप्टर में। हाँ, इस्कॉन वाला बोला था। इधर देखो, मान लो प्रोफेशनल एकेडमी में मान लो प्रीत आया एडमिशन लेने, और प्रीत का जो फीस है वो है 1 लाख रुपीस। याद आया कुछ? और प्रीत जो है वो बॉर्न ब्रॉटअप महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रियन है वो। ठीक है, उसके आधार कार्ड पर भी महाराष्ट्र का एड्रेस है। और मान लो एकनाथ शिंदे जी, सॉरी देवेंद्र फडणवीस जी, ये मान लो अनाउंस करते हैं, सुनिए, देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो अनाउंस करते हैं कि जितने भी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र, सुनो इधर प्लीज, तो क्या कर रहे हो चौक से? इधर ध्यान दो ना, तुमको कंटाल आ रहा है, 2 मिनट ब्रेक ले लो, कर लो, कोई ड्राइंग वाइंग कर रहा है तो। इधर देखो, कुछ इंपॉर्टेंट बात चलती है उसमें भी तुम टाइम पास करते हो। इधर देखो भाई, मेरे को बोलना
महाराष्ट्र वाले जितने भी हैं उनको उनका 60% फीस महाराष्ट्र गवर्नमेंट भरेगी और तुमको 40% ही देना है। बोलो इस केस में वैल्यू क्या लें? अच्छा इस केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलो 40,000। प्राइस पेड और पेबल बाय द रेसिपिएंट कितना है? 40,000 है ना। प्लस बोलो टी नहीं है इधर, टैक्स ड्यूटी नहीं है, फिर ओ नहीं है इधर, ऑब्लिगेशन वाला भी। एस सब्सिडी, ये वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। बोलो सब्सिडी जो है कितनी है? 60। बट वो कौन सी वाली सब्सिडी ऐड होगी? नॉन गवर्नमेंट ऐड होगा या नहीं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे है ना। हाँ शिंदे जी सुनो, 4 लाख रुपए। हाँ भाई कोई कंफ्यूजन है? दूसरा क्वेश्चन। अरे यार एक सेकेंड। हाँ 40,000 मैं देख रहा था, तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? सुनो 40,000 होगा। हाँ बोलो। और मान लो प्रोफेशनल एकेडमी में मीत आया, प्रीत मीत दोनों आ गए। मेरे को बोलना 1 लाख रुपीज फीस है मीत का, और मीत मान लो वो भी इस्कॉन का फॉलोअर है, और इस्कॉन वाले जो है वो 60,000 दे रहे हैं, और मीत बोलो 40 दे रहा है। बोलो वैल्यू इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलो 40,000 प्लस TOSI, टी तो है नहीं, ओ भी नहीं, एस बोलो सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा। इस केस में बोलो वैल्यू क्या बनेगी? 1 लाख। ये दोनों एग्जांपल मैंने सेम दिए थे पहले। कंसिडरेशन की डेफिनेशन थी, याद है? कंसिडरेशन का डेफिनेशन मनी और अ काइंड, फिर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फोरबेरेंस, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, एक्सक्लूडिंग 2 चीजें हैं, एक रिफंडेबल डिपॉजिट, एक सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। ऐसा कुछ शायद याद आता हो। ठीक है, तो मेरे को बोलना फाइनली वैल्यू ऐसी है। कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो उसमें वैल्यू क्या लेनी है? 40,000, और नीचे वाले में बोलो वैल्यू क्या लेंगे? 1 लाख। ये क्लियर है आपको? अच्छा वहां सेंटेंस क्या लिखा है? विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, जो डायरेक्टली प्राइस से लिंक्ड होनी चाहिए। मतलब इधर देखो ये ऐड तो होगा, लेकिन बोलो वो प्राइस से लिंक्ड है। हाँ 1 लाख में से 60% वो दे रहा है। मान लो मीत गया इस्कॉन के पास और उसको बोला सर ऐसा ऐसा है, ये कोचिंग क्लासेस वाले जो है ये लोग फीस इतना हायर चार्ज कर रहे हैं, ऐसा वैसा, और मिडिल क्लास के लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऐसे कुछ तो मान लो मीत कहता है। इस्कॉन वाले कहते हैं मीत सुबह से हमको ऐसे 40-50 लोग मिलके गए हैं जो लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, और सब लोगों का यही इशू है फीस। तो हम एक काम करने वाले हैं कि मान लो कोई कोचिंग क्लासेस जो आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो, तो उसने बोला सर पीए में ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, हम पीए वालों को सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, इनको पीए वालों को अप्रोच करा, पूछा आपका फीस इतना ज्यादा क्यों है? बाकी लोग जो है वो 80,000 चार्ज कर रहे हैं, 90 चार्ज कर रहे हैं, आप फिर भी 1 लाख क्यों? तो उन्होंने बोला सर हमारी सारी जगह रेंटल बेसिस पर है, भाड़े पर है, हमारा भाड़ा जो है वो मेजर कॉस्ट है। मुंबई में सबसे मेजर कॉस्ट क्या होगा? भाड़ा। तो उन्होंने बोला हमारा भाड़ा मेजर कॉस्ट है, वो हमको परवड़ नहीं रहा। इस्कॉन ने बोला हम एक काम करते हैं 10 करोड़ डोनेशन देते हैं आपको, 10 करोड़ रुपया देते हैं आपको, सब्सिडी देते हैं, आप एक काम करो बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग बनाने के लिए तो आपका भाड़ा बच जाएगा, अकॉर्डिंग टू बोलो फीस कम कर देंगे अपन। कुछ समझ में आया? बोलो 10 करोड़ किधर ऐड करूं मीत की फीस में? अब समझा दिक्कत क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस। कुछ समझ में आया? अगर मान लो ऐसा है 1 लाख फीस का 60% दे रहा है, 40%, 30% कुछ दे रहा है, तो ऐड हो जाएगा। तुमको डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस समझ में आया? इधर देखो सब्सिडी 2 पार्ट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वाला इग्नोर, नॉट टू बी एडेड। नॉन गवर्नमेंट वाला वापस 2 पार्ट, डायरेक्टली लिंक्ड ऐड होगा, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होगा। अंडरस्टूड भाई? सबको सब्सिडी क्लियर है? फिर से एक बार बोलना फॉर्मेट यहां तक। टीवी, ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर टी, टैक्स ड्यूटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी और जीएसटी सेस, पीवीटी, ओ ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट, एस सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू, फिर क्या था? आई। नेक्स्ट बाकी है ना हमारा, पढ़ो आप। इसके बारे में कुछ बोलना है मेरे को? आज ही बात हो गई हमारी, है ना? क्या आईपीएल भी ऐड हो जाएगा वैल्यू में? बट है ना एक्चुअली बुकिश, हाँ प्रैक्टिकली ना। क्यों मालूम है? प्रैक्टिकली क्यों ना मालूम है? जब इनवॉइस प्रिपेयर, सुन लो मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे।
क्या एग्जाम में अगर आईपीएल दिखा तो ऐड कर देंगे? देखो प्रैक्टिकली क्या होता है मालूम है, हमने किसी को बिल बना कर दिया 10 लाख प्लस जीएसटी का। अब वो जो बंदा है ना 11,80,000 का बिल दिया, 1 साल के बाद पेमेंट देने आया, 1 साल के बाद, तो हम अपन उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 1 लाख प्लस जीएसटी अलग से मांगेंगे 18,000 मान लो, तो 1,18,000। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला यार? एक आफ्टर अ ईयर 1 ईयर के बाद, ये 0 ईयर अब भी एट प्रेजेंट सेल किया था और बाद में बोलो आईपीएल चार्ज किया, आईपीएल। क्या ये सब एक ही इनवॉइस के ऊपर होता है? नहीं, प्रैक्टिकली ना। और दूसरा ना, प्रैक्टिकली इवन इसका टाइम ऑफ सप्लाई और इसका टाइम ऑफ सप्लाई भी अलग है, तो प्रैक्टिकली ये जो है ना ये ऐड नहीं होगा एक साथ। कुछ समझा मैंने क्या बोला? सेम बिल ऊपर ऐड नहीं होगा, उसका अलग बिल बनेगा टॉलरेट वाला। कुछ समझ में आ रहा है ये? अच्छा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई बोलो, डेट ऑफ रिसीट आज ही पढ़ा था कॉमन पॉइंट में, और बाकी सबका बोलो गुड्स या सर्विस चेक कर लो, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, या फिर आईपीसीपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। एग्जाम में इधर ऐड हो जाएगा, अनडाउटेडली ऐड हो जाएगा, लेकिन बोलो रियल लाइफ में वो ऐड नहीं होगा। अंडरस्टूड? उसका अलग से अपना बिल बनेगा आईपीएल का। कुछ समझ में आया आपको? कोई डाउट है इस पर? अच्छा, फिर इसको इधर लिखने की जरूरत क्यों थी? इधर लिखने का इनका मतलब क्या मालूम है? अगर मेन वाले बिल में अगर आपने जीएसटी 18% लगाया ना, तो इधर इंटरेस्ट पर भी अपन 18% लगाएंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस वैल्यू ओनली। अगर ओरिजिनल वाले बिल में बोलो 5%, तो नीचे पर भी क्या लगाएंगे? 5%। इस वजह से हम लोगों ने वैल्यू में ऐड करवाया। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? जिसको कुछ भी ना समझो बोलो एग्जाम में तो ऐड ही करना है। मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूं, वो ऐड नहीं होगा। आप भी सोच लो, जब बिल दे रहा हूं तभी थोड़ी मालूम है 1 साल के बाद आएगा पैसे देने, तो बाद में अलग से इंटरेस्ट का बिल बनता होगा, है ना? फॉर्मेट बोलो, ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस टैक्स ड्यूटी सेस फी, फिर ओ ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट, एस सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, TOS, आई बाकी इंटरेस्ट, IPL इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फीस फॉर द लेट पेमेंट, और लास्ट आई बोलो धर्मादा। ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड धर्मादा, याद रहेगा ये। अच्छा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस समझते हो? मेरे को बोलो मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, और क्या होता है, पैकिंग एक्सपेंसेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। मेरे को बोलना क्रोमा वाला एयर कंडीशनर बेच रहा है और उसके साथ साथ उसे इंस्टॉलेशन करके दिया, ट्रांसपोर्टेशन करके दिया, एक स्पेशल पैकिंग करके भेजा था ताकि टीवी टूटे नहीं। कुछ समझा? बोलो क्या ये सब वैल्यू में ऐड हो जाएगा? ये सब क्या हो गए? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। कुछ समझ में आया? क्या आपने पहले कभी ये पढ़ा है? किधर? नहीं, मैं जीएसटी में बोल रहा हूं। अरे जीएसटी में बोल रहा हूं, ओसी में ये किधर आता है? हाँ मालूम है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर हैं, उसमें ये किधर आएगा? इंसिडेंटल एक्सपेंस। ठीक है, वो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बाय रोड, ऐसे कुछ चैप्टर था ना। ऐसे चैप्टर थे ना ओसी में। फालतू का टाइम पास हो सब। हाँ और नहीं क्या, रट्टा मारते रहते थे, क्या करना है उन सब का। मेरे को बोलो ना क्या याद है अपने को? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं हो, खाली चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। कुछ तो बाय रोड, बाय रेल, ऐसे होता ना, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय वाटरवे और बाय कौन सा एयरवेज, 4 होते थे बस। चैप्टर के नाम याद है, वो भी मुझे इस वजह से याद आ गया जीटीए की वजह से, है ना। जीटीए अपना हुआ नहीं है वो, ठीक है। जीटीए में अगर आगे जाकर बात करेंगे उस पर। फिलहाल तो बोलो तुमको इसमें कोई डाउट है? ये किधर हुआ था? हाँ मैं ये पूछ रहा था, बोलो। सोहम साहिल, और किसी का नाम एस पर से नहीं आता ना बॉयज में? नहीं, सोहम साहिल, वो तो कलश है। बोलो भाई, किसी को याद आया? सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा था, सप्लाई। बोलो श्रिया, पेज घुमा रही हो? नहीं, सप्लाई में। अब आगे तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा, सप्लाई में किधर था? सेक्शन 8, कॉम्पोजिट सप्लाई है ये,
है ना, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई याद करो, मैंने एसी का एग्जांपल दिया था, एसी प्लस इंस्टॉलेशन, अगर याद हो आपको। ठीक है, फिलहाल तो बोलो एज पर कंपोजिट सप्लाई भी इसका आंसर आएगा। जीएसटी का रेट क्या लगाओगे? एसी, ए जीएसटी का रेट कौन सा लगाओगे? एसी वाला, एज पर सेक्शन 8। लेकिन ये सब ऐड हो जाएगा उसकी वैल्यू में, उसकी वैल्यू में एज पर सेक्शन 15। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, कोई डाउट इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में? और लास्ट क्या है? डिस्काउंट। धर्मादा, तो धर्मादा पता है तुमको क्या होता है? धर्मादा सुना होगा आपने, किसी ने सुना है धर्मादा? क्या होता है धर्मादा? बोलो। डोनेशन देते हैं हम, लेकिन क्या होता है वो? आपने कभी डोनेशन दिया है कहीं? आप डोनेशन दोगे ना, डोनेशन, तो देखो आपको उसकी डोनेशन रिसीट पर दिखेगा जनरल डोनेशन, जनरल, फिर रहेगा एजुकेशन, फिर ऐसे सब पॉइंट्स होते हैं, देखा, एजुकेशन पर्पस। जैसे इस्कॉन की स्कूल चलती है, इस्कॉन के हॉस्पिटल्स हैं, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल, तो उनके हॉस्पिटल, तो ये पर्पस क्या है? मेडिकल, एजुकेशन। और वहां एक पॉइंट होगा धर्मादा, और हम बोलते हैं काम करो, धर्मादा पर टिक करो, मैं धर्मादा पे करने आया हूं। सुना है ऐसा? क्या होता है धर्मादा? डोनेशन होता है, बट क्या होता है एग्जैक्टली? देखो धर्मादा जो होता है ना, मैं बोलूं या तुमको पता है एग्जैक्टली? देखो धर्मादा एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे मान लो भगवान को हमने पार्टनर मान लिया अनऑफिशियली, हाँ, एज इफ भगवान को पार्टनर मान लिया, मतलब मान लो मैं ऐसे, अपन देखो ना ऐसे मन्नत रख देते हैं, मन्नत नहीं बट अपन ऐसे मन से सोच के चलते हैं कि मेरा जो भी रिसीट आएगा ना, मेरी जो भी इस साल रिसीट होंगी, उसमें से भगवान तेरा 20%, मेरा 80%, सारे एफर्ट्स तो मेरे हैं। सुनो बोलो, भगवान तेरा 20%, मेरा 80%, 80-20 का प्रपोर्शन है। अब बोलो 10 लाख रुपया रिसीव हुआ इस साल मेरे को, तो बोलो 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख रुपया मैं क्या कर दूंगा? डोनेशन दे दूंगा। और डोनेशन देंगे तब अपन उसको बोलेंगे, मान लो इस्कॉन को डोनेट कर रहा हूं, तो पूछेगा पर्पस क्या है, तो मैं बोलूंगा धर्मादा। हर महीने अपन डोनेट करते हैं, हर महीने। कुछ समझ में आया? देखो ना, कुछ लोग गौशाला में डोनेट करते हैं ऐसा, लेकिन वो पर्पस पूछेगा तो अपन क्या बोलते हैं? धर्मादा। अपन ऐसे बोलते हैं ना, इनकम का एक भाग निकाल देना, ऐसे कुछ, दैट इज धर्मादा। कुछ समझा धर्मादा क्या होता है? अब आप सोचोगे जीएसटी में धर्मादा किधर से आ गया सर? इधर देखो, अब लोग क्या करने लगे मालूम है? मैंने अपनी कुर्ती की दुकान चालू करी है अब, लेकिन देखो जब नया नया बिजनेस चालू करोगे डर लगेगा अपने को, बिजनेस चलेगा या नहीं। तो बोलो मैंने मन से सोच के रखा है कि भगवान मेरा पार्टनर है, ठीक है, मेहता कुर्ती मेरा 80% और भगवान का 20%। अब है ना, अपनी दुकान पर मान लो कोई कुर्ती खरीदने आया, मान लो अद्वी का कुर्ती खरीदने आई है, और अद्वी का जो हम लोग उसको कुर्ती बेच रहे हैं 2000 की, 1000 रुपए की कर देता हूं, 1000 रुपए की, ठीक है। अब 1000 ऊपर जीएसटी आएगा, पहले वैट आता था, वैट 18%, अभी जीएसटी 18%, पहले वैट आता था 12.5%, इस पर वैट आएगा कुर्ती पर। अब लोग क्या करने लगे मालूम है? बिल ऐसा बना देते हैं, जब वैट था ना तब की बात कर रहा हूं, 800 प्लस 200, 800 सेल प्राइस प्लस धर्मादा। और जब कस्टमर पूछता तो बोलते कि कुर्ती 1000 की है, लेकिन वो 1000 में से 200 रुपए भगवान की तरफ जाने वाले हैं, पुण्य का काम कर रहे हो आप भी, है ना, ऐसे वैसे, और 200 रुपए का अलग बनाएंगे बिल, और ये बोलो कितना होगा? 1000 रुपया। और अब बोलो, अब इस पर वैट लगाते थे लोग, वैट, और वैट किस पर लगाते मालूम है? 800 पर। कुछ समझा लोग क्या कहने लगे? और फिर बोलते हैं 800 पर वैट, क्यों 800 पर बोलेंगे? 800 ही सेल प्राइस है, 200 तो धर्मादा है, आई एम वर्किंग लाइक एन एजेंट, लोगों से मांगकर भगवान को दे रहा हूं, वो मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है, वो भगवान का ही पैसा है। कुछ समझा? और गवर्नमेंट ने बोला, वैट डिपार्टमेंट ने बोला भाई हमको तेरी ये कहानी नहीं सुननी है। अब सेम चीज यहां पर आती है जीएसटी में, बोलो जीएसटी किस पर आएगा? पूरे 1000 पर आएगा। कुछ समझा धर्मादा क्यों ऐड करते हैं? अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन इसमें? मैं ये कौन सा बोल रहा हूं समझ में आता है? कुर्ती बेचने का सेल प्राइस, हाँ, आपकी इनकम वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपकी इनकम है, मान लो आपकी इनकम है मान लो 50 लाख रुपए, 50 लाख, 50 लाख में से 20% तुमने धर्मादा पे कर दिया, कितना बचा तुम्हारे हाथ में? हाँ, कितना बचा? 40 लाख रुपीस, है ना। अंडरस्टूड? अच्छा, आप अपनी इनकम कितनी दिखाओगे इनकम टैक्स में? 50 लाख रुपीस, ठीक है। तुम्हारी जीटीआई कितनी बनेगी? 50 लाख रुपीस, इग्नोर एक्सपेंसेस, हाँ, मैंने एक्सपेंस इग्नोर करके चले। जीटीआई कितनी दिखाऊंगा मैं? 50 लाख रुपीस, और माइनस बाद में तुमको डिडक्शन मिलेगा,
बोलो किसने किसने डोनेशन दिए आज तक? डिडक्शन की सेक्शन बोलो। ATG, डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG। हर मंदिर के बाहर लिखा होता है डोनर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATG ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। G फॉर गॉड। ATG कुछ समझ में आया? मैंने DT में देखो दुनिया भर की सेक्शन है, कितनी ABCD। AT वाली सीरीज देखो C, ट्रिपल C, CCD, D, DD, DDB, E, डबल E, EA, EB। उसके बाद F वाला तो अपने सिलेबस में नहीं है, F, H नहीं है, I नहीं है सिलेबस में, HIJ, J है, JJA, QQB, RRB, TTA, TTB, ATU, ऐसी बहुत सारी सेक्शंस है। G वाली मैं भूल गया, G, GG, GGA, GGB, GGC, ये सब भी हैं। तो अरे मैं डरा नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं मैं। आप सोचो इतनी सारी सेक्शन है तो अपने को, हाँ है, ये सब तुम्हारे सिलेबस में ही बोल रहा था, जो नहीं है इंटर में ही बोल रहा हूं, फाइनल में और भी है। सुनो, तो ATG में डिडक्शन क्लेम करेंगे 10 लाख रुपए। भाई किसी ने सुना मैंने क्या बोला? इनकम टैक्स में ऐसा करते हैं, GTI में से लेस करते हैं उसको, अंडरस्टूड? वो डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप 115 BAC में चले गए, BAC में, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। 50 लाख कुछ नहीं, जान दो, आगे बातें हैं, आगे बात करते हैं अपन। इसी के साथ बोलो मेरा ये चैप्टर नहीं खत्म हुआ, सॉरी। मुझे लगा डिस्काउंट बाकी है अपना। बोलो फॉर्मेट बोलो। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन अपन डिस्काउंट पर बात करते हैं थोड़ा ऐसे ही। यार मेरे पर यकीन करो, मैं कुछ भगा नहीं रहा हूं, तुम्हारे इतने चैप्टर पर तो तुमको यकीन होना चाहिए। बोलो अपना फॉर्मेट बोलो। ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर बोलो टैक्स ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी सेस फी एक्सक्लूडिंग GST सेस टी। ओ बोलो ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर मेट बाय TO। एस बोलो सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट। फिर विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस, ऐड होगा। फिर बोलो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस एंड IPL, दो ऐड करने। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में और एक चीज थी, धर्मादा। भाई सब लोगों को इतना याद रहेगा? जान दो, घंटा ला रहा है। बोलो तुम। अरे वो गलती से मैंने सेव कर दिया। आप बोलो भाई। श्रेया इधर देखो आप, क्या हो गया? स्टार्ट करें हम। इधर देखो, TOSI में कोई डाउट है आपको? अब फॉर्मेट का लास्ट पॉइंट बोलो। इसको देखो एक बारी, सबने देखा इसको? फॉर्मेट को देखो, ट्रांजैक्शन वैल्यू, फिर सब कुछ ऐड किया, टोटल अमाउंट आएगा, और एंड में बोलो टोटल में से क्या लेस करेंगे, और हमारा जो आएगा वो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, और चैप्टर खत्म। कुछ समझ में आया? क्या डिस्काउंट हमेशा एंड में आता है? भाई प्रीत मेरे को एक बात बोलो, अगर 1 लाख रुपए में गुड्स बेचे हैं, 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट 10% कितना होता है? 10,000। कितना आएगा नेट वैल्यू? 90,000 है ना। GST 18% किस पर निकाले? क्या लगता है आपको? भाई कभी किसी दुकान पर कुछ लेने गए हो तो बोलो 90 पर GST आएगा। क्यों 90 पर GST आएगा? बिकॉज इट इज अ वैल्यू अंडर सेक्शन 15। करेक्ट है यार? कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या डिस्काउंट लेस होगा? ठीक है, डिस्काउंट दो टाइप, ये तुमको याद है? कुछ नहीं, जाने दो। अपना ये हो गया है जहां तक मुझे याद है, डेल क्रेडिटर एजेंट हो गया है और नो क्लेम बोनस भी हो गया है, बट अपन फिर भी रिवाइज कर लेंगे चाहिए तो। वापस आते हैं डिस्काउंट। बोलो डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है प्री सप्लाई डिस्काउंट, एक होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। आपको दिख रहा है ये? क्या हुआ? ये क्या, ये कोई अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा है क्या? अब दिख रहा है आपको? ठीक है। दुर्वा कोई डाउट है आपको? अच्छा हम लोग आगे बढ़े उसके पहले जरा सोचना ये चैप्टर के बारे में, कोई डाउट है आपको किसी पॉइंट पर? सिंपल से चैप्टर, एक फॉर्मेट है वो ऐड करना है बस। और आप जब मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे ना, आपको 2 पॉइंट पर दिक्कत आएगी, एक सब्सिडी पर,
और एक आईपीएल पर, आईपीएल, ये 2 पॉइंट पर मैं बाद में बोलूंगा क्या दिक्कत आएगी, पहले तुम ट्राई करना, ठीक है, फिर देखते हैं तुमको दिक्कत आती है या नहीं। ये 2 में कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं, मैं अपन बाद में देखते हैं उसको। फिलहाल तो आते हैं डिस्काउंट पर, ठीक है। डिस्काउंट बोलो, कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं? कौन से? प्री और पोस्ट। प्री मतलब सप्लाई होने से पहले, और पोस्ट मतलब सप्लाई होने के बाद, है ना। मेरे को बोलो मेरी एक दुकान है, मैं मोबाइल बेचता हूं, आप आए मेरी दुकान पर, आप कहते हो सर मेरे को ये मोबाइल खरीदना है। मैंने बोला ठीक है ये 50,000 का मोबाइल है, आप कह रहे हो सर क्या 50,000? ये देखो अमेजोन पर तो 45,000 दिख रहा है। आपने बार्गेनिंग स्टार्ट कर दिया, और अब बोलो मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं कहता हूं ठीक है चलो अमेजोन पर दिख रहा है 45, चलो 45 में बेचता हूं मैं बोलो डिस्काउंट देने को रेडी हूं तुमको, बार्गेनिंग करो, एट द एंड वो डिस्काउंट है ना सर, डिस्काउंट हो दो, अपन डिस्काउंट ही मांगते हैं। बोलो मैं बिल कितने का बनाऊंगा? 50,000 माइनस 10% डिस्काउंट 5,000 और 45,000। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है, प्री या पोस्ट? प्री, भाई सेल होने से पहले बार्गेनिंग किया है, वैसा डिस्काउंट है। कोई कंफ्यूजन प्री वाले में? बोलो प्री वाला ऑलवेज लेस होता है, क्योंकि दुकान वाला बिल बनाते वक्त ही बना देता है उसको। कोई डाउट है प्री सप्लाई में? ऑलवेज लेस होगा। अब बोलो दूसरा वाला डिस्काउंट बोलो, पोस्ट सप्लाई। पोस्ट मतलब सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दे रहा है। अब जरा पढ़ना जो लिखा है, आप पढ़ो, मेरे को मत सुना, बहुत ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर ही डिस्कशन करना है, और फिर हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म समझो। अच्छा मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस बोलूंगा, चलेगा ना तुमको? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही है, एग्जाम में सब लिखा हुआ रहेगा, तुमको लेस कर रहे हैं कि नहीं सोच लो। लेकिन अपन बात करते हैं उसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकली एडजस्टमेंट कैसे होती है, पढ़ना आप। हो गया पढ़ के? बोलो डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? कौन से? प्री सप्लाई, पोस्ट सप्लाई। प्री वाला बोलो ऑलवेज लेस होगा, है ना, क्योंकि वो बार्गेनिंग करके मांगता है, वो बिल के ऊपर, ये वो किधर एडजस्ट होता है मालूम है? टैक्स इनवॉइस के ऊपर, है ना। नीचे वाला मत पढ़ना, भूल जाओ, मैंने कुछ दिखाया नहीं तुमको। बोलो डिस्काउंट प्री वाला बोलो ऑलवेज लेस होगा। पोस्ट मतलब, अब इधर 2 कैटेगरी, इफ डिस्काउंट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ, नोन पता था तुमको, कब पता था? जब उसने सप्लाई किया, सेल किया, उस टाइम पर पता था कि ऐसे कोई डिस्काउंट होता है। और दूसरा बोलो नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इफ इट वॉज नोन तो, और नहीं पता था तो, बस चैप्टर खत्म। अब अपन बात करते हैं पोस्ट वाले डिस्काउंट पर, ऐसी हमारे नॉलेज के लिए, इधर देखो, ठीक है। मेरे को बोलना डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? प्री वाला ऑलवेज लेस होता है, पोस्ट वाला बोलो इफ नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई तो लेस होगा, इफ नॉट नोन तो नहीं होगा, ऐसा ही लिखा था। अब प्लीज इधर देखो, प्लीज सब लोग इधर देखना, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, मैं गुड्स ले रहा हूं, सर्विस नहीं, गुड्स का बात करते हैं। चलो, एक सप्लायर एक रेसिपिएंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, प्लीज इधर देखो। देखो हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो ये है, ये सब बात कर रहे हैं, चलेगा? आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हैं, बट ऐसी चलेगा। मैं तुम्हारा 10 15 20 मिनट लेता हूं, इधर देखना प्लीज, प्लीज सब लोग इधर देखना, भाई ओमकार इधर ध्यान देना प्लीज। एक सप्लायर है एक रेसिपिएंट है, गुड्स बेच रहा है वो, ठीक है। मान लो चलो यही अमाउंट लेता हूं, 1,18,000, ठीक है, याद रखना 1,18,000, और दूसरा 10% डिस्काउंट है। मेरे को बोलो मान लो सेल किया किसी दिन, ठीक है, कोई डेट बोलो, 27 जून 2025 को। बोलो कब सेल किया है? 27 जून 2025। भाई तुम लोग जानने में इंटरेस्टेड हो ना, ये पोस्ट सप्लाई का, फिर ऐसे मत बोलना बाहर के लिए टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। मेरे को बोलो सप्लाई कब किया है? हम भरोसा नहीं कर सकते यार। 27 जून 2025, ठीक है, इस दिन उसने सेल किया। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, वरना आगे जाकर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मत पूछना कि ये कैसे आया। इधर देखो, वैसे बहुत सिंपल है। 27 जून सेल किया 1,00,000 रुपया प्लस 18,000। बोलो कितने का इनवॉइस बनाकर दिया है? 1,18,000।
और इस बिल के नीचे लिखा था इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days, इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर पेमेंट करेगा. इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 days, देन सच अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%. ये किधर लिखा है? इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के ऊपर. क्वेश्चन समझ में आया? इसका मतलब ये कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स? हाँ, क्रेडिट सेल्स है. ये बाद में पेमेंट करेगा तो अपन उसको डिस्काउंट देंगे. ठीक है, बोलो रेसिपेंट से पैसा आया है या नहीं? कोई डाउट है यहां तक? अंडरस्टूड? ठीक है, बोलो 27 जून गया, 28 जून, 29 जून, 30 जून. इनवॉइस का डेट बोलो 27 जून. इस पर टैक्स कब देना है? क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा. क्या टाइम ऑफ सप्लाई आएगा? यस, तो यहां पर देखो सप्लायर एफसीएम लग रहा है. टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस. इसका मतलब क्रेडिट सेल्स है. मेरे को बोलो मैंने प्रोफेशनल एकेडमी में लेक्चर लिया, ये महीना दो महीने लेक्चर लिए, मेरे को पेमेंट नहीं आया 2 महीने से. भाई मेरे को बोलो, मेरे को 2 महीने से पेमेंट मैंने क्लेम ही नहीं किया. मान लो मैंने स्टेटमेंट भेजा था लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मैंने इनको बोला भाई पेमेंट भेजना मत, अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं बैंक अकाउंट में. या बैंक ही मान लो कौन सा बैंक बंद हो गया 2-4 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था. नहीं, इंडियन कोऑपरेटिव ऐसे कुछ था ना, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव. मेरे को बोलो, मैंने बोला उसमें अकाउंट है मेरा. सुनो इधर, सुनो, लेट हो रहा है, मैं 5:30 बजे चला जाऊंगा. मैंने बोला तो लेक्चर नहीं है इसके बाद. अच्छा नहीं, मैं खुश हो गया, मतलब एक्सटेंड करते हैं आधा 1 घंटा. अच्छा इधर देखो, अपनी भाई साहिल प्लीज सुनो. मेरे को बोलो, मेरे को 2 महीने से पेमेंट नहीं आया, 3 महीने से पेमेंट नहीं आया, क्या फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? सुनो ना प्लीज, मेरे को फिर भी टैक्स देना पड़ेगा? कुछ समझ में आ रहा है? टैक्स इज ऑन सप्लाई और इट इज ऑन द कैश सप्लाई. सप्लाई इवन इफ इट इज अ कैश सप्लाई हो या क्रेडिट सप्लाई हो, टैक्स तो देना पड़ेगा. ठीक है, बोलो डेट ऑफ इनवॉइस बोलो इधर 27 जून 2025. ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोलो, अज्यूमिंग 27 जून ही होगा. भाई 30 क्यों बोल रहे हो तुम? अरे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बोलो. गुड्स में क्या ड्यू डेट होती है? रिमूवल. करेक्ट ना यार? बोलो अज्यूम करता हूं मैं, रिमूवल के पहले बना ही दिया होगा. कुछ नहीं बोला, मैं सेम ही अज्यूम करूंगा. और क्या? करेक्ट ना? बोलो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा मेरा? 27 जून 2025. दैट इज बोलो जून 2025. पहले तो बोलो सबको ये क्लियर है, इसमें कंफ्यूजन है. बोलो टैक्स कब देना पड़ेगा? 20 जुलाई 2025. कितना टैक्स भर दिया होगा? 18,000. डेफिनेटली माइनस आईटीसी करा होगा मैंने, बट फिलहाल समझ लो आईटीसी नहीं है. 18,000 पूरा भरा रहेगा. आउटवर्ड का टैक्स है मेरा, आउटवर्ड है. देखो जरा यहां तक कोई डाउट है? ये मेरा पॉइंट नंबर 1. अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? हमने क्रेडिट सेल करा है, क्रेडिट सेल्स, पैसा आया नहीं है अभी तक, लेकिन बोलो मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं टैक्स. क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई. कोई डाउट है यहां तक? मैंने कब टैक्स दे दिया? 20 जुलाई को. अब रेसिपिएंट आया मेरे पास. कौन आया? अब रेसिपिएंट हमारे पास आया, वो कहता है सर मैं पेमेंट करने आया हूं. रेसिपिएंट आया है हमारे पास 24 जुलाई 2025 को. बोलो क्या सुनना चाहता हूं मैं? क्या डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है? क्यों? विद इन 30 days है. चेक करो सेल कब किया था? 27 जून. और ये कब आया है? 24 जुलाई. 27 जून से अगर मैं गिनूंगा तो 27 जुलाई आएगा शायद, मतलब 30 दिन के अंदर आया है. क्या वो बंदा एलिजिबल फॉर डिस्काउंट है? तो बोलो मेरी गलती हो गई, मेरे को बिल 1 लाख प्लस 18 का नहीं बनाना चाहिए था. कितने का होना चाहिए था? 1 लाख माइनस डिस्काउंट. 18,000 पर डिस्काउंट. अपन थोड़ी फाइनेंस मिनिस्टर है ना? डिस्काउंट 1 लाख 18 पर नहीं आएगा, 1 लाख पर आएगा. बोलो 1 लाख माइनस 10%, 10,000 कितना आएगा?
कितने का इनवॉइस बनाना चाहिए था? 90,000 का इनवॉइस बनाना चाहिए था। पहले तो बोलो ये बात से एग्री करते हो आप? 90,000 का 18% करो, 16,200, और ये तुम्हारा बनेगा 106,200। बोलो इनवॉइस कितने का बना देना चाहिए था? 106,200, 90 प्लस 16,200। बोलो यहां तक कोई डाउट है? मैं फिर से बोलता हूं, इधर देखना प्लीज, जिनका ध्यान नहीं है सुन लो फटाफट। बोलो ब्लैक वाला देखो, हमने उसको गुड्स बेचा, कब सेल किया? 27 जून 2025 को। कितने का? 1,00,000 प्लस 18,000, 1,18,000। और उसके बिल के नीचे क्या लिखा है? इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा ये हो गया, मैंने उसको गुड्स बेच दिया, बिल दे दिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप, वो पर्पल वाला, ऊपर वाला, ब्लू वाला, बोलो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। रीजन बोलो टाइम ऑफ सप्लाई है। क्या वो जून आ गया? उसमें कोई डाउट है? और जिसका टैक्स इन शॉर्ट मेरे जून का सेल्स हो गया, जिसका टैक्स में 20 जुलाई को दे चुका, 20 जुलाई कितना दे दिया? अब वो आया कब? मतलब मेरे टैक्स देने के बाद आया है ना? 24 जुलाई को आया। अब बोलो मेरे को कितने का बिल बना देना चाहिए था? 90,000 प्लस 16,200। मैंने कितने का बना कर दिया है? अब एक सेकंड के लिए ऐसा सोचो, एक सेकंड के लिए ऐसा सोचना कि वो 1,18,000 देकर गया है। एक सेकंड के लिए सोचो तो क्या होता? एक सेकंड के लिए सोचो, ये 1,18,000 वो देकर गया है ऑलरेडी, और बाद में पता चला बिल इतने का होना चाहिए था, तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट? क्रेडिट नोट एज इफ सोच लो 1,18,000 मिल गया था, लेकिन लेना कितना चाहिए था? 106,200। ज्यादा पैसा लेकर बैठा हूं, क्या इशू करूं? क्रेडिट नोट, और उसको बोलूंगा भाई मैं तेरे को रिफंड दे दूंगा, मैं तेरे को रिफंड दूंगा बिकॉज टैक्स इनवॉइस वाज इशूड, है ना? कितने का बोलो रिफंड दूं मैं? 1,00,000 और 90,000 कितना डिफरेंस है? 10,000 प्लस बोलो जीएसटी का डिफरेंस कितना आएगा? चेक कर लो, 18,000 और 16,200 टोटल बोलो 11,800 का मैं क्या देने वाला हूं? क्रेडिट नोट कब दूंगा? 24 जुलाई 2025 को। क्यों 24 जुलाई को? क्योंकि वो उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे को उसको डिस्काउंट देना चाहिए था। पहले तो बोलो यहां तक समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? अच्छा टैक्स इनवॉइस मतलब पैसा आने वाला है, डेबिट नोट मतलब पैसा आने वाला है, क्रेडिट नोट मतलब पैसा जाने वाला है। बोलो टैक्स इनवॉइस कितना पैसा आने वाला है? 1,18,000 माइनस क्रेडिट नोट कितना पैसा जाने वाला है? 11,800। बोलो वो मुझे कितना पैसा देकर जाएगा? प्लीज इधर देखो प्लीज, तुमको ये समझ में आया क्या हुआ? समझा किसी को तो शायद? अंडरस्टूड? बोलो मेरे को कितना पैसा आने वाला था? 1,18,000, लेकिन बाद में पता चला ये तो ज्यादा पैसा है, मेरे को तो लेना कितना है? 90,000 प्लस 16,200। बोलो मैं क्या इशू कर दूंगा? क्रेडिट नोट। अब मैं उसको बोलूंगा देख ये रहा टैक्स इनवॉइस, ये क्रेडिट नोट, तेरे से 1,18,000 लेना है, लेकिन मुझे तुझे वापस कितना 11,800 लौटाना है, तो मेरे को तेरे से नेट 106,200 लेना है। कुछ समझा आपको? कोई डाउट इसमें? सब लोगों को ये क्लियर है? 106,200। बोलो मुझे वो कितना पैसा देकर जाएगा 24 जुलाई को? 106,200। कोई कंफ्यूजन? अच्छा क्या प्रैक्टिकली इतनी कॉम्प्लिकेशन होती है? नहीं, प्रैक्टिकली मैं ये सब नहीं करता। प्रैक्टिकली मैं क्या सोचता हूं मालूम है? बोलो ओरिजिनली इनवॉइस इशू किया था, इनवॉइस कितना? 1,00,000 प्लस 18,000। अब मैं प्रैक्टिकली सोचूंगा डिस्काउंट कितना है? 10,000। डायरेक्ट डिस्काउंट का क्या बनेगा? क्रेडिट नोट। खत्म। हम सोचते नहीं है 90 90 ऐसे नहीं। बोलो अपन क्या सोचते हैं? 1,00,000 प्लस 18 तो 1,00,000 का 10% डिस्काउंट 10,000, डायरेक्ट क्रेडिट नोट बनेगी, ये नहीं बनेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हमेशा ही किससे होता है? क्रेडिट नोट। डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हमेशा किससे होता है? क्रेडिट नोट। भाई कुछ समझ में आया? अब एक छोटा सा डाउट है, क्रेडिट नोट क्यों इशू करनी है? लेकिन ऊपर देखो, ऊपर
कितना देकर बैठे हो गवर्नमेंट को? देना कितना चाहिए था मालूम है? 16,200। तो अब मैं क्या मांगूंगा गवर्नमेंट से? रिफंड। लेकिन गवर्नमेंट रिफंड नहीं देती है, क्रेडिट नोट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो टैक्स इनवॉइस कौन से मंथ में इशू किया था और क्रेडिट नोट कौन से मंथ में? जुलाई। मैंने जून में क्या करूंगा मालूम है? आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स, और आउटवर्ड के टैक्स में बोलो 18,000 ऐड, और जुलाई में बोलो आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स, और यहां आउटवर्ड के टैक्स में बोलो माइनस 1800। नेट इफेक्ट बोलो। डिस्काउंट का एडजस्टमेंट हो गया, अगर तुमको समझ में आया हो तो। जिसको ना समझाओ, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलू ना तो क्या होता है मालूम है? किसी को ऊपर वाले में तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो ब्लैक और ब्लू में कोई डाउट है? ठीक है, डाउट कहां से स्टार्ट हुआ है मालूम है? किसी को अगर हुआ भी रहेगा डिस्काउंट से। अब बोलो कोई बंदा टाइम पर पेमेंट करने आ गया, डिस्काउंट मांग रहा है, डिस्काउंट क्या इशू कर दूं? क्रेडिट नोट दे दो, डिस्काउंट प्लस जीएसटी, है ना? ये समझ में आता है? और बस फिर तुमको करना ही क्या है? टैक्स इनवॉइस रिटर्न में जाएगा, क्रेडिट नोट रिटर्न में जाएगा, एड लेस देख लो, क्या करना है, खत्म। ज्यादा दिमाग इसमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ समझा आपको? ये कोई डाउट है इस पर? एक सेकेंड, ये डिस्काउंट कौन सा था, प्री या पोस्ट? पोस्ट। और पोस्ट का डिस्काउंट बोलो किसके थ्रू एडजस्ट होगा? क्या मैं पोस्ट का डिस्काउंट इधर ऐसा कट करके कर सकता हूं, ऐसा फिर से बिल बना? नहीं भाई, ऐसा सब नहीं कर सकते। एक बारी इनवॉइस बन गया, वो बन गया, इनवॉइस पर कैंसिलेशन नहीं हो सकते। इस वजह से एडजस्टमेंट बोलो कैसी होती है? क्रेडिट नोट के थ्रू। कुछ समझ में आया? अच्छा, कोई बंदा है, इधर देखो प्लीज, अगर ऐसे सब बिल पर लिखा नहीं था, मैंने उसको ओरली बोला था, ओरली, भाई ओरली का कुछ वो नहीं होता, गवर्नमेंट मानेगी नहीं तुम्हारी बात, है ना? वो आया, या फिर मान लो तुम उसको बोल रहे हो तेरे लिए डिस्काउंट है, वो कह रहा है सर कौन सा डिस्काउंट? मतलब सरप्राइज डिस्काउंट। ठीक है, तेरे लिए सरप्राइज डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट दे रहा हूं मैं तेरे को। अरे ऐसा हो सकता है ना, मान लो हमने साहिल को गुड्स बेचे थे, मुलुंड में, ठीक है, और वो बोला था सर 2 महीने में पेमेंट करके जाऊंगा, वो कह रहा है 2 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करके जाऊंगा, आज 4 महीने हो गए, बोलो डिस्काउंट दूंगा क्या मैं उसको? नहीं। लेकिन मेरे को पता चला, मेरे को ऋषभ बोल के गया कि सर साहिल का बहुत कॉन्टेक्ट है, आपको कहीं कुछ भी बीएमसी वाले परेशान करे, पुलिस वाले परेशान करे, कोई डिपार्टमेंट वाले, तो आप खाली साहिल को कॉल कर देना, उसके इन्फ्लुएंस है पुलिस स्टेशन में भी। तो मैंने सोचा ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, है ना? अब साहिल 4 महीने के बाद आया तो भी बोलो मैं उसको क्या बोल रहा हूं, तेरे लिए डिस्काउंट है, वो सर कौन सा डिस्काउंट है? सरप्राइज डिस्काउंट। हो सकता है ना ऐसा, क्यों नहीं? बोलो लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट तुम्हारी सरप्राइज डिस्काउंट की कहानी मानेगा नहीं। बोलो वो लोग एडजस्टमेंट करने देंगे नहीं। कुछ समझा? लेकिन तुम तो सामने वाले से कितना पैसा लेकर बैठे हो मालूम है? 106,200। कुछ समझा मैंने क्या बोला? एक सेकेंड, मैं तो उसको डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन डिपार्टमेंट मेरे को ये माइनस करने नहीं देगा। अंडरस्टूड? मैं क्या डॉक्यूमेंट इश्यू करूंगा मालूम है? वो कट हो गया, कमर्शियल क्रेडिट नोट। अंडरस्टूड? जिसका जीएसटी में कोई वैल्यू नहीं है। देखो ना, अगर सामने वाले को कुछ डिस्काउंट या कुछ देना भी चाहते हो अगर तुम, तो बोलो अपन क्या करेंगे अगर एडजस्टमेंट नहीं हो सकती? कमर्शियल क्रेडिट नोट, लेकिन अपन डिस्काउंट देंगे। एज अ बिजनेसमैन सोचो। कुछ समझा तुमको ये? अंडरस्टूड? फाइनली बोलो ये डायग्राम क्लियर है तुमको? बोलो डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। ये जो मैंने तुमको बोला ना, ये तुमको आर्टिकलशिप में बहुत हेल्पफुल होगा, इसको कभी भूलना मत, इसको घर पे जाकर सोचना। वो पीडीएफ जो मैंने अपलोड किया ना उसमें है, इन लोगों के बैच में देखो ये एग्जाम्पल लिखा था, डेट्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, देख लेना। इसलिए मैं अमाउंट जनरली सेम लिखता हूं, दिख रहे हैं? इसको घर पे ना एक बार लिख कर ट्राई करना, तुम्हारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लाइंट अगर पूछेगा अपना आंसर आएगा कैसे क्रेडिट नोट्स की एडजस्टमेंट्स होती हैं। प्रैक्टिकली तुमको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत लोग क्रेडिट नोट डेबिट नोट में डाउट्स पूछते हैं, आर्टिकलशिप के टाइम वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो लोग पूछते हैं सर ये सिचुएशन है क्या होगा। अंडरस्टूड? ये जो अभी बोला था ना, ये भाषण दिया वो अच्छे से याद करना। वापस आते हैं, बोलो डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? कौन से? भाई दुर्वा, आपको कोई कंफ्यूजन है? दुर्वा आप हो या चली गई? आपको किसी को कोई डाउट है इस पर? आपको लगता है जीएसटी डिपार्टमेंट मानेगा 4-5 लाख के गुड्स पर 4 लाख का डिस्काउंट?
तो क्या लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते। जब आप प्रॉफिट कमाते हो तभी थोड़ी हम गवर्नमेंट को बोलते हो हम मैं ज्यादा टैक्स भरेगा, इस बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, और एक रूल तो स्टैंडर्ड बनेगा ना, करेक्ट ना? क्योंकि कहां कहां चेक करते बैठे। तुम्हारे केस में जेन्युइन सिचुएशन है, ये फ्रॉडस्टर है, ये दोनों फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा आ गया कैश में लिया है। अरे तुम सोच के मेरे को मार खिलाओगे। बोलो ये फ्रॉडस्टर ये कह रहे हैं कैश में पैसा लेकर बैठा है और गवर्नमेंट को जाके बोलता है बैड डेट्स। हो सकता है ना? गवर्नमेंट किसको किसको चेक करे, कहां कहां वेरीफाई करे, और होते भी हैं ऐसे फ्रॉड्स। लोगों को पैसा मिलता है फिर भी बोलते हैं बैड डेट्स हो गया। मान लो प्रीत हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के सिंगापुर जा रहा है या दुबई जा रहा है सेटल होने, और बोलो उसके पास से 10 लाख लेना था, ये कैश में लेकर बैठा है लेकिन बोलता है पैसा नहीं दिया, प्रीत बिना पैसे दिए भाग गया। हो सकता है ना ऐसा? कुछ समझ में आया? तो फिर किसको चेक करे अपन? ये फिलहाल तो तुमको ये क्लियर है डिस्काउंट। बोलो डिस्काउंट पे कोई डाउट है? ठीक है दुर्वा, इधर देखना, मेरे को बोलो डिस्काउंट कितने टाइप के हैं? डिस्काउंट छोड़ो, मेरे को बोलना चैप्टर का फॉर्मेट बोलो। टीवी प्लस अच्छा एक सेकेंड ना, एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड देखो, ये देखो, ये तुम्हारा इस चैप्टर का समरी, एक पेज नंबर 1 याद रहेगा फॉर्मेट, और ये पेज नंबर 2, बस 2 पेज में चैप्टर खत्म। डिस्काउंट बोलो। सॉरी तुम क्या बोल रहे थे? फॉर्मेट बोल रहे थे, हाँ फॉर्मेट बोलो। एक सेकेंड, कंडीशन बोलो। सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज अ, ऐसा सोचते भी मत बैठना, क्योंकि 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन तो एटलीस्ट दिख जाता है वैल्यूएशन पर, और तुमको लगता है 4-6 मार्क का क्वेश्चन और वो बोलेंगे कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तुमको समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो इसका मतलब बोलो हमेशा कंडीशन फुलफिल हो ही जाएगी, है ना? मेरे को बोलना सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन, बोलो ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस ओ सप्लायर मेट बाय रेसिपिएंट, याद है वो सप्लायर मेहता केटरर्स, रेसिपिएंट वो है इस ट्रांजैक्शन में। ये वाले ट्रांजैक्शन में सप्लायर वो आइसक्रीम वाला है, ऋषभ आइसक्रीम वाला, और मेहता केटरर्स रेसिपिएंट है। इट वाज ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर एज पर दिस ट्रांजैक्शन, बट ऑब्लिगेशन इधर का था, ये ट्रांजैक्शन। समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर पेड बाय रेसिपिएंट ऐड हो जाएगा ओ एस, आई आईपीएल और इंसिडेंटल इंक्लूडिंग धर्मादा, और लेस कौन सा वाला? प्री वाला लेस होगा और पोस्ट वाला लेस होगा। प्री वाला कैसे एडजस्ट होगा? टैक्स इनवॉइस के थ्रू, वो डायरेक्टली उस पर ही एडजस्ट होता है, और पोस्ट वाला क्रेडिट नोट के थ्रू होता है, करेक्ट ना? और क्रेडिट नोट के थ्रू होता है बस, और क्या? कोई डाउट है इसमें? अच्छा, और अगर मान लो वो डिस्काउंट दे रहा है लेकिन मान लो क्रेडिट नोट टाइम बार्ड है, एक क्रेडिट नोट भी टाइम लिमिट के अंदर इशू होती है ना, मान लो ऐसा कुछ तो है, तो मान लो एक सेकंड के लिए, मान लो मार्च में सेल किया था, मार्च में, और हमने बोला है 1 महीने के, नहीं हमने कुछ बोला नहीं है, मार्च में सेल किया था और वो डिस्काउंट देने बाद में डिस्काउंट दे रहा है, नवंबर के बाद तो कुछ नहीं हो सकता, इवन इफ इट वाज नोन तो भी नहीं। ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं होगा कि 9 महीने के बाद पेमेंट करेगा तो भी डिस्काउंट है, बट मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल बोल रहा हूं। 8 महीना, सॉरी 8 महीना, नहीं समझा मैंने क्या बोला? मार्च से 8 महीना, 11 महीना है ना, 8 महीने के बाद कौन डिस्काउंट देता है? तो प्रैक्टिकली हो, तुमको समझा? फिर भी चलो डिस्काउंट दो प्री पोस्ट, ठीक है। कोई डाउट है डिस्काउंट पर? तुमको क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट समझ में आया? ठीक है चलो। अच्छा, क्रेडिट नोट का इफेक्टिवली क्या करोगे आप? उसका इफेक्ट्स क्या दोगे? लेस फ्रॉम द आउटवर्ड का टैक्स, है ना? ये देखो, जब भी टैक्स इनवॉइस इशू करेगा ना तब ये होगा, ये रेस हो गया, ये होगा, और क्रेडिट नोट पे इधर लेस हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, डिस्काउंट हमारा हो गया। डेल क्रेडिटर एजेंट याद है आपको? मेरे को बोलना है डेल क्रेडिटर, मेरे को लगा हाँ बोलोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरे को बोलो 2 टाइप के एजेंट होते हैं। एक सेकेंड ना, पैरा 3 नॉट पैरा 3, वरना तुम बोलोगे डेल क्रेडिटर और अदरवाइज सारा कोई भरोसा नहीं। बोलो 2 टाइप के एजेंट होते हैं, पैरा 3 नॉट पैरा 3। नॉट पैरा 3 मतलब खुद के नाम का इनवॉइस देगा, और पैरा 3 मतलब एक सेकेंड तुमने क्या बोला? हाँ उल्टा। मेरे को बोलो मैंने क्या पूछा था? नॉट पैरा 3 मतलब
प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस देता तो नॉट पैरा 3, खुद के नाम का देगा तो बड़ा एजेंट पैरा 3 वाला, और उसमें ट्रांजेक्शन ऐसा था प्रिंसिपल टू कस्टमर और एजेंट टू प्रिंसिपल, गुड्स सर्विस, नॉट पैरा 3। पैरा 3 में जो प्रिंसिपल टू कस्टमर उसको स्प्लिट कर दो, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू कस्टमर, 2 गुड्स, और बाकी तो सेम है, एजेंट टू प्रिंसिपल सर्विस। और अगर डेल क्रेडिटर है तो एक एडिशनल हो जाएगा, एजेंट टू कस्टमर लोन, एजेंट टू कस्टमर लोन, इधर वाला एग्जेम्प्ट, पैरा 3 वाला पर जीएसटी आता है, याद है, क्योंकि वो प्रिंसिपल सॉरी कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई फॉर प्रिंसिपल सप्लाई। बस ये था डेल क्रेडिटर। एनसीबी बोलना है, एनसीबी क्या था? नो क्लेम बोनस, हमारा शायद तो हुआ है, मेरे को याद नहीं है ना? नो क्लेम बोनस बोलो। क्या बोले ये देखो, ऐसा, इसको देखकर कुछ याद आ रहा है? वो 20,000 का, फिर पता है वो 3-4 साल तक वो याद है, वो क्लेम, नो क्लेम, वो क्लेम नहीं करता। बोलना है फिर से, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा बस। तो हमारा इसी के साथ बोलो ये चैप्टर, ये देखो इसको, डेल क्रेडिटर एजेंट याद रखना, नोट्स शेयर करो, उसमें वैल्यूएशन में भी है, वैल्यूएशन। कोई डाउट है कृषा? तुम लोग ऐसा डिस्कशन चालू करते मेरे को डर लगता है, ऐसे लगता है बच्चे लोग कंफ्यूज हो गए। कोई डाउट है किसी को? भाई ऋषभ, ओमकार, इधर देखो, हमारा इसी के साथ, यार तुम लोग ढोल मत बजाओ, अपना इसी के साथ बोलो ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है? अब और तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है? नहीं, अपने पास 15 मिनट है ना? अरे यार, IGST एक्ट, CGST एक्ट बोलो यार। अब हमारे 7-8 चैप्टर हो गए, अब बीच में अपन बार बार सेक्शन नंबर पर बात करते रहेंगे। मेरे को बोलना यार प्लीज, स्टार्ट करें हम। भाई दुर्वा, तुम्हाला काही कन्फ्युजन ह्या चैप्टर मध्ये? बाकी किसी को कोई कन्फ्यूजन है? मेरे को बोलना। ऋषभ इधर देखो प्लीज, मेरे को बोलना IGST में सेक्शन 5 बोलो। यार पीछे लास्ट बेंच इधर देखो, IGST में सेक्शन 5, सेक्शन 6, सबको बोलना है प्लीज, इधर देखो प्लीज। सेक्शन 5 बोलो। किधर बोल रहे हो मालूम है? 6, 7, इंटर, 8, 9, बिना देखे बोल रहे हो ना? 10, 11, 12, 13, अपना IGST खत्म। CGST में सेक्शन 7, 8, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, 9, 10, 10 1 10 2 है, उसमें भी सब में सब सेक्शंस हैं। 10 कॉम्पोजिशन स्कीम, 11, 12 आज ही हुआ था चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है? और 13, 14 नॉट इन सिलेबस, 15 क्या होती है वैल्यू? वैल्यू क्या होते हैं? टीवी प्लस टीवीएस माइनस डिस्काउंट, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है ना? 16 to 21 ITC, 22 to 30, 22 टर्नओवर बेस, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है ना? 22 से 30, 31 1 2 3 4 5 7 6 टाइम लिमिट टू इश्यू डॉक्यूमेंट्स, बोलना है वो फिर से? नहीं ना, ना बोलो। 31 के बाद 31A, 500 करोड़ B2C डिजिटल पेमेंट्स वाला डायनामिक QR कोड। 32 only a registered person can collect GST from a customer। 33, 34 debit note, credit note। 35, 36 accounts and records। 37 to 48 returns। 49, 50 payment। 51, 52, ठीक है? बस इतना GST है। सुनो, अच्छा हमारा कौन सा चैप्टर हो गया? इंट्रोडक्शन, सप्लाई, लेवी, RCM, ये 4 सुनो ना इधर। उसके बाद बोलो अपना और कौन सा हो गया? कॉम्पोजिशन स्कीम, फिर बोलो भाई कोई ऐसा है जिसको चैप्टर का नाम भी याद नहीं है? इधर देखो, सुनो इधर, ये देखना, हमारे इतने चैप्टर हो गए, कितने? इतने। RCM हो गया,
कॉम्पोजिशन हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यूएशन हो गया। भाई 2 मिनट देखो ध्यान से यार, प्लीज प्लीज इधर देखो प्लीज। तुम ये सब चैप्टर देखो, तुमको ये सब चैप्टर याद आ रहे हैं थोड़े बहुत ही? कोई डाउट है? इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं अब? पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स। और उसके बाद हम करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स करने जा रहे हैं, फिर अपन करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हम करेंगे रिटर्न्स, आईटीसी, ईवेबल, एग्जेम्पशन, प्लेस, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो फिलहाल तो अपन प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या सॉरी, मैंने गलती से प्लेस ऑफ सप्लाई बोल दिया। क्यों नहीं, बट वो बहुत मजेदार चैप्टर है। इधर देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई। हम पेमेंट ऑफ टैक्स स्टार्ट करते हैं। तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, कल खत्म हो जाएगा। चलो बैठो तुम। कल हमारे पास यार, एक सेकेंड, कल हमारा शायद वो 4 घंटे जितने में तो हो जाना चाहिए। कल वो चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। सुनो इधर, हम पेमेंट ऑफ, थोड़ा बहुत बेसिक बात करते हैं पेमेंट के रिलेटेड। सुन तो लो एक सेकेंड। अच्छा, हमारा नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्स, उसके बाद अपन करेंगे रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और अब है ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद, 2 मिनट सुनो प्लीज। रजिस्ट्रेशन होने के बाद है ना, रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुम्हारा ऑलमोस्ट 50% जितना है जीएसटी हो गया। और तुमको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाना चाहिए जीएसटी में क्या क्या होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद और आइडिया आएगा, क्योंकि तुम देखो ना, तुम्हारा सेक्शन 22 to 30 भी हो जाएगा। कितना बड़ा चैप्टर है 22 to 30? 8 सेक्शन है। 8 नहीं 9 है। 8 22 to 30, हाँ 9 सेक्शन, 9 सेक्शंस हैं टोटल। और उसमें भी सब सेक्शन है, 22 सबसेक्शन 1, 22 सबसेक्शन 3, 22 सबसेक्शन 1 2 3 4, 4 सबसेक्शन 22 में। 23 में भी 1A 1B, 23 2, 24, 25 में तो 15 जितनी सबसेक्शंस है। 26 27 में सबसेक्शन नहीं है, 28 में भी नहीं है, 29 30, ठीक है। और हमारा रजिस्ट्रेशन खत्म। और उसके बाद रिटर्न्स होने के बाद तुमको बहुत अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा जीएसटी का। रजिस्ट्रेशन क्या है, रिटर्न्स क्या है। सब लोग सुन रहे हो? कोई डाउट्स है तुमको? अच्छा, तुमको हमारे जितने भी चैप्टर हैं, आई होप देखो, कॉम्पोजिशन स्कीम अच्छे से याद होगा, टैक्स इनवॉइस कब क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कब टैक्स पे करना है, वैल्यू क्या निकालनी है, ये सब में एक अच्छा खासा एक आइडिया आ गया रहेगा। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स। तुमको पता है मेरा, रुको ना, 10 मिनट क्यों वेस्ट करनी है? तंबूरा इन्वेस्ट है। किधर है यार? 2 मिनट सुन लो ना तुम। 10 मिनट में क्या सॉल्व करोगे तुम? क्या गया? अपना ये कौन सा चैप्टर था? 8 ना? श्रीनाथ जी जय। इधर देखो, कौन है तू? इधर देखो, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये जो फोटो है ना, वो बोल रहा है जगन्नाथ। इधर देखो, स्टार्ट करें हम। भाई प्लीज इधर देखो प्लीज। यार अंबानी ने इतना सारा, वो अंबानी का देखा नहीं था, उसकी शादी में वो आरती करी थी, उसने डांस करा था नीता अंबानी ने, पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा श्रीनाथ जी का फोटो रखा था। इधर देखो, तुम न्यूज व्यूज देखते हो कि नहीं? इधर देखो, तुम जाने दो। इधर देखो, अपना करियर देखो, वो बहुत है। सुनो, अच्छा इधर देखो, हमारा जो है, प्लीज इधर देखना प्लीज, ये चैप्टर यार प्लीज इधर देखो प्लीज। क्या क्या बोल रहे हो? बोलो फटाफट। कहीं नहीं विचारू, क्या विचारू, क्या विचारना है? इधर देखो, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स। कंटेंट ऑफ द चैप्टर देखो, कंटेंट ऑफ द चैप्टर।
चुप बैठो। अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये रहेगा जीएसटी का, ये बेस रहेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स में लोग मिक्स कर देंगे इसके साथ कॉम्पोजिशन स्कीम, इसके साथ मान लो टैक्स इनवॉइस के साथ टाइम ऑफ सप्लाई, 3-4 चैप्टर मिक्सअप कर देंगे, लेकिन बेस ये रहेगा। जैसे इनकम टैक्स में कैसा 10 में से 8 पेपर में तुम देखना, 10 में से 7 या 8 पेपर में तुमको पीजीबीपी दिखेगा कंपलसरी क्वेश्चन में, है ना। वैसे आईडीटी में तुमको कंपलसरी क्वेश्चन में क्या दिखेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स, और कुछ नहीं दिखेगा, खाली पेमेंट ऑफ टैक्स दिखेगा। अंडरस्टूड। तो अपना बेस यही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं, जो आप अब तक सुनते हो ना, आउटवर्ड का टैक्स माइनस इनवर्ड का टैक्स, वो एकदम बेसिक बात है, एकदम बेसिक। अब अपन ये डिटेल में सीखेंगे टैक्स कैसे निकालेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है उसको अपन नाम दे रहे हैं बेसिक क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन को क्या नाम दे रहे हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन मतलब क्या बोलने का, मेरे को कोई नाम मिला नहीं, मैंने बेसिक लिख दिया था। सुनो, बेसिक बोलने का मतलब क्या है, जिसमें ना कोई दुकान वाला है, मेरे को बोलो ये परचेज करता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इसका सेल्स में भी है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, परचेज भी इंट्रा स्टेट, सेल्स भी इंट्रा स्टेट। परचेज ऊपर बोलो कौन सा टैक्स देकर आया होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अपने सेल ऊपर भी कौन सा टैक्स कलेक्ट करता होगा। तुमने मैं सुना मैंने क्या बोला था, परचेज ऊपर कौन सा टैक्स देकर आया होगा, पे करके आया होगा, पे करके। और यहां मैंने क्या बोला, सेल ऊपर कौन सा टैक्स कलेक्ट किया होगा, है ना। कुछ समझ में आ रहा है। यहां पर उसने इसको दिया होगा और इसने गवर्नमेंट को दिया होगा, है ना। और यहां तो बोलो कस्टमर से कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके मेरे को गवर्नमेंट को देना है। बोलो टैक्स कैसे निकालते हैं, आउटवर्ड का टैक्स। तो हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे, आउटवर्ड से। हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे, आउटवर्ड से। हमेशा स्टार्ट कहां से करोगे, बोलो आउटवर्ड में कौन से टैक्स हैं। तो मेरे पास है सीजीएसटी आउटवर्ड वाला, ये वाला, एंड बोलो एसजीएसटी आउटवर्ड वाला, ये वाला। कोई कंफ्यूजन। बोलो माइनस क्या करते हैं, बोलो माइनस आउटवर्ड में से इनवर्ड। बोलो सेंट्रल माइनस सेंट्रल होगा, मोदी माइनस मोदी। एंड बोलो फडणवीस माइनस फडणवीस। क्या मोदी माइनस फडणवीस हो सकता है, क्या फडणवीस माइनस मोदी हो सकता है, नहीं। सेंट्रल माइनस सेंट्रल, स्टेट माइनस स्टेट। मैं ऐसा क्यों बोला था बाद में बात करेंगे ऐसा, लेकिन याद रखना मैंने ऐसा कुछ बोला था, मोदी माइनस फडणवीस नॉट पॉसिबल। बोलो अब आंसर भी क्या आएगा, सीजीएसटी पेएबल। और यहां बोलो एसजीएसटी पेएबल। तुमको ये समझ में आया, सीजीएसटी ऑन आउटवर्ड माइनस बोलो सीजीएसटी ऑन इनवर्ड, एसजीएसटी ऑन आउटवर्ड माइनस बोलो एसजीएसटी ऑन इनवर्ड। जो तुम्हारा आएगा वो नेट आंसर सीजीएसटी पेएबल, एसजीएसटी पेएबल। कोई कंफ्यूजन इसमें। इसको अपन बोल रहे हैं बेसिक क्वेश्चन। मेरे को बोलो नीचे एक दुकान वाला है, ठीक है, कोई मेहता कुर्तीज एंड ड्रेस मटेरियल, आपका क्लाइंट है वो, उसका टैक्स कैसे निकालोगे। तो पूरे महीने का, मंथ वाइज होता है, डे वाइज नहीं होता, पूरे महीने का बोलो क्या करोगे आप, सेल्स निकालोगे। उसका बोलो पूरे मंथ का आउटवर्ड का टैक्स कौन सा आएगा, इधर दुकान है मुलुंड में, सीजीएसटी एसजीएसटी आउटवर्ड। और फिर क्या करोगे, उसके परचेस पूछोगे, वो कहता है सर मेरे परचेस तो इंट्रा ही है, बोलो परचेस माइनस कर दोगे और उसका बोलो क्या आ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल। कुछ समझ में आया तुमको, कोई कंफ्यूजन। पूरे महीने का सेल्स का बिल, पूरे महीने का परचेस का बिल टोटल करो और टैक्स नेट निकालो और पे कर दो। कोई डाउट है इसमें। और ये टैक्स कब देना है, मंथली 20 को, है ना। ये देना है मोदी को, वो देना है फडणवीस जी को। कोई डाउट है इसमें। ये हमारा टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं क्वेश्चन स्टार्ट करें, लेकिन ठीक है। आपको कोई डाउट है या कुछ है, 5 मिनट जल्दी जा रहे हो तुम, बोलो ना। हम कोई डाउट है किसी को, कल कोई डाउट पूछने आया था, आप पूछने आए थे डाउट, कुछ कॉम्पोजिशन हो गया था। कोई और डाउट है, कृषा, श्रेया, पीछे साहिल, सोहम, नहीं, आंचल, अद्विका, अक्षता। भाई कोई डाउट है किसी को, प्रांजलि, मीत, प्रीत, कलश, किसी का नाम रह गया, ओमकार, ऋषभ बोला ना, हाँ, दुर्वा, कोई डाउट है दुर्वा आपको,
आपने नया इनकम टैक्स बिल पढ़ा? पढ़ा किसी ने? उसमें देखो, एक तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट का कॉन्सेप्ट हटा दिया, दूसरा एक एक्सपेक्टेड था कि ग्रुप कंपनीज का कॉन्सेप्ट लाएंगे, ग्रुप कंपनीज का, बट वो भी नहीं आया। ग्रुप कंपनी समझते हो? जैसे सिंगापुर में है, दुबई में है, कनाडा में, वहां पर क्या होता है, एक ग्रुप की जितनी भी कंपनीज है। इंडिया में कैसा है, अगर मान लो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, वो अपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ देगा, कुछ गुड्स या सर्विस या कुछ गुड सर्विसिंग, कुछ असेट या कुछ ट्रांसफर कर रहा है, असेट ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल एसेट। सेक्शन 47 में कुछ कंडीशन है तो एग्जेम्पशन मिलेगा कैपिटल गेन से, वरना कैपिटल गेन पर टैक्स आ जाता है। इन शॉर्ट, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। इवन जीएसटी में भी देखो सप्लाई मानते हैं अपन, बट इनकम टैक्स में इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन को कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां पर फॉरेन कंट्रीज में कैसा है, मैक्सिमम कंट्रीज में इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट। मतलब मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कुछ बेच रही है, टैक्स ही मांगेंगे इंटर ग्रुप। दूसरा, इसके अलावा एक और एक्सपेक्टेड था, इंडिया में कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का ये कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट सोच रहे थे कि कैरी बैकवर्ड का भी कॉन्सेप्ट आएगा, बट ये नहीं आया। मतलब बोलना क्या चाहते हैं कि देखो, जैसे मान लो 2023-24 में आपका लॉस हुआ था 10 करोड़ का, ठीक है, और 2024-25 में आपका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 10 करोड़, सेट ऑफ हो सकता है ना। लेकिन अगर मान लो इधर प्रॉफिट हुआ था 10 करोड़ का, लेकिन अब लॉस हो गया, तो अब ये लोग, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहते हैं मालूम है, फ्यूचर ईयर्स में इसको सेट ऑफ करना, फ्यूचर ईयर में। जबकि फॉरेन कंट्रीज में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कैरी बैकवर्ड, पिछली रिटर्न रिवाइज करो और उधर भी बोलो क्या करो, सेट ऑफ कर दो और रिफंड मांगो टैक्स का, कि पिछले साल ज्यादा टैक्स भर दिया था। कुछ समझा मैंने क्या बोला, कैरी बैकवर्ड। बट वो कॉन्सेप्ट भी न्यू इनकम टैक्स में नहीं है, जो एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, बट वो भी नहीं है। ठीक है, और तो मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। चलो अपन कल मिलते हैं। 1 मिनट फिर भी जल्दी जा रहे हो तुम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। हमारा कल पेमेंट ऑफ टैक्स खत्म हो जाएगा। दुर्वा चली गई। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।